हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है, जोश में है। जी हां, बिल्कुल। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस की। देखो भाई, मैं पहले भी बोल चुका हूं, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एक काफी बड़ा चैप्टर है और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको टुकड़ों में बांट दिया है। पहला टुकड़ा हमारा था रिफ्लेक्शन का, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व्ड मिरर्स पढ़ लिया था। सेकेंड पार्ट में हम बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पे क्या होता था? याद है तुम लोगों को? कुछ नहीं है याद तो मैं याद कराता हूं। याद है तुम्हें? यहां से हमारे पास एक सरफेस होता था, इसको कहते थे मीडियम नंबर 1 होता है, ये मीडियम नंबर 2 होता है। फिर इसमें हमने कुछ एक बातें करी थी, स्नेल्स लॉ वगैरह लगाए थे हम लोगों ने, याद है? फिर उसके बाद हमने एपेरेंट और रियल डेप्थ के बारे में पढ़ा था, है ना? एपरेंट एंड रियल डेप्थ के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। फिर इसके बाद एक लेटरल शिफ्ट की कहानी भी आ चुकी थी, लेटरल शिफ्ट भी बोला था मैंने। ये सारी बातें कहां पे शुरू हो गई थी? जब हमने एक स्लैब के बारे में पढ़ा था। स्लैब समझते हो ना अब तो तुम लोग? हाँ सर। तो एक स्लैब था, उस स्लैब से लेटरल शिफ्ट और ये सब चीजें हम पढ़ चुके थे। उसके बाद कुछ बेसिक सी बातें करी थी इससे रिलेटेड। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके अपने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है? आज जो बातें होगी उन सब में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस में। तो जब हम बात करते हैं ना रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस की, तो सबसे पहला एक फॉर्मूला आता है उसमें। वो फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, डेरिवेशन वाला पार्ट तुम्हें बताया था ना पहले भी? हाँ, सत्यम सर बताएंगे, हम तो तुम्हें सिर्फ क्विक रिवीजन कराएंगे। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस में हम जो पढ़ेंगे उसमें एक फॉर्मूला आता है N2/V, ठीक है, माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये फॉर्मूला कहां से आया है? इसका कंप्लीट डेरिवेशन होगा। डेरिवेशन जो है वो सत्यम सर करा रहे हैं और उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका डेरिवेशन अगर तुम्हें जानना है, इच्छुक हो जानने के लिए तो आप वो वीडियो देख सकते हो। फिर इसके बाद हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा लेंस। हाँ सर, यहां से मेन पिक्चर शुरू होगी हमारी। जब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे भैया कितने प्रकार के लेंस होते हैं? 2 प्रकार के लेंस हैं। कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो यहां पे हम अपनी पूरी लेंस की कहानी शुरू कर देंगे। लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती है। जैसे कर्व्ड सरफेसेस में या बोलूं कर्व्ड मिरर में तुमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे ही सारी टर्मिनोलॉजीज लेंस के लिए भी डिफाइन की जाती है। फिर जैसे तुमने इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ लॉ पढ़े थे कर्व्ड मिरर में, वैसे ही लेंस में भी इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ लॉ पढ़ने पड़ेंगे। फिर तुमने अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखा था और अलग अलग इमेजेस पाई थी, याद है? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शिफ्ट कर रहे थे तो तुम्हें अलग अलग इमेजेस मिल रही थी। यानी कि इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था तुम लोगों ने कर्व्ड मिरर से। तो यहां पे भी इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम दिस लेंस, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो यहां पे आज के सेशन में जो मेन बातें होने वाली है अबाउट दिस फॉर्मूला एंड अबाउट द लेंस। तो भाई इंपॉर्टेंट है सेशन, क्योंकि क्वेश्चन बनने की संभावना है। लेंस तो भाई फेवरेट वाला पार्ट है ना? तो जो भी चीजें मैं तुम्हें बोलता हूं उनको नोट करते चलना साथ साथ में, सो दैट तुम्हारी भी एक नोट्स बन जाए एंड लास्ट मोमेंट पे जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। तुम्हारे पास खुद के नोट्स होंगे और उससे तुम रिवाइज कर सकते हो फिर। ओके, चलिए भाई। तो पेन और पेपर अगर तुम्हारे पास नहीं है तो जल्दी से भाग के जाओ, पेन और पेपर लेके आ जाओ, क्योंकि जो भी चीजें यहां लिखाई जाएगी वो सब तुम्हारे काम की होगी। सबसे पहले जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस से या फिर फ्रॉम अ कर्व्ड सरफेस बोल लीजिए, ठीक है? यहां पे आप इसको चाहो तो कर्व्ड सरफेस भी बोल सकते हो। तो उसमें रिफ्रैक्शन का एक फॉर्मूला हमारे लिए काम का है। रिफ्रैक्शन का एक फॉर्मूला हमारे लिए काम का है, वो है N2/V माइनस N1/U इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R। हुआ क्या, ये कैसे बना हमारे पास? तो आ जाओ जरा देखते हैं इस डायग्राम पे। बेसिकली आपके पास 2 मीडियम दे रखे हैं। एक तो आपके पास रेयरर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 या फिर N1। देखो मैं पहले भी बोल चुका हूं, तुम्हें अच्छा लगे μ1 लिखो, तुम्हें अच्छा लगे N1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर होता है एक डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 या फिर μ2 होगा। ऑब्जेक्ट जो आपका रखा गया है वो रेयरर मीडियम में रखा गया है। तो लाइट जो है, लाइट की एक रे पास हुई यहां से, जब ये यहां से जा रही थी तो इस कर्व्ड सरफेस पे जाके इसका रिफ्रैक्शन होगा।
सो रिफ्रैक्शन की कहानी क्या होती थी, जरा गौर फरमाना फिर से। यहां पे एक प्लेन सरफेस है सर, एक प्लेन सरफेस है, ये हमारे पास रेयरर मीडियम होता था, ये डेंसर मीडियम होता था। मुझे जरा बताओगे क्या तुम लोग कि अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती थी, अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती थी तो वो नॉर्मल से दूर भागती थी या पास आती थी? अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती थी तो वो नॉर्मल के पास आती थी या दूर भागती थी? तो वो आती थी भैया नॉर्मल के पास। पता है ना ये वाली बात? तो अगर कोई लाइट रे, कुछ ज्यादा स्ट्रेट नहीं बन की लाइन है ना, तो अगर कोई लाइट रे तुम्हारे पास ऐसे आती थी तो ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती थी। तो यहां पे भी यही काम होगा। ये कर्व्ड सरफेस है, किसी भी कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल अगर आपको बनाना है तो पहले कर्व्ड सरफेस पे टेंजेंट बना लो। सो ये जो लिखा है ये नॉर्मल टू द कर्व्ड सरफेस है ना, कर्व्ड सरफेस। ये जो कर्व्ड सरफेस है उसका नॉर्मल है ये डॉटेड लाइन जो बनाई गई है, ये डॉटेड लाइन क्या है? नॉर्मल ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस। सो ये लाइट रे आई, टकराई, अब टकराने के बाद क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है तो रेयरर से डेंसर में जाने के लिए वो नॉर्मल के पास जाती है, तो लाइट रे कहां जाएगी? नॉर्मल के पास। तो देखो इधर की तरफ मुड़ गई है, तो ये लाइट रे कहां जाती है? नॉर्मल के पास जाती है। जाना कहां था इसको? जाना तो सर सीधा ही था इसको, लेकिन यहां पे रिफ्रैक्शन हो गया और ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और यहां पे चली जाती है, जिसके कारण यहां पे मुझे इमेज मिल जाती है। ठीक है, तो जैसा काम तुमने स्फेरिकल मिरर्स में किया था वही काम यहां करो। ये आपका पोल हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। नाउ कैन यू जस्ट टेल मी कि भाई पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम u बोलते थे, पोल से इमेज का डिस्टेंस हम v बोलते थे, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता था। हां की ना? हां ना? तो बस वही सारी बातें हैं भाई यहां पे। ये सब आगे एंगल की बातें हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, याद है ना? अरे नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पे रिफ्रैक्टेड रे के साथ नॉर्मल जो एंगल बनाता है नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पे हमने एक एंगल अल्फा माना है, ये एक एंगल गामा माना है और एक एंगल बीटा मान लिया है। पूरा कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये फॉर्मूला मिलेगा फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो वो फॉर्मूले कैसे हैं, ये एंगल कैसे लगाने हैं, ये सारी बातें तुम्हें वीडियोस बनाए जा रहे हैं इस पे भी, और उन वीडियोस में सब कुछ मिलेगा। तो अगर इसका डेरिवेशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक अवेलेबल है, वहां से देख सकते हो। हमारा काम सिर्फ यहीं पे है। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी ऐसी क्विक रिवीजन वाली बातें होती है तो क्विक रिवीजन में डेरिवेशन नहीं आएंगे, सिर्फ फॉर्मूलास पे हम फोकस करते चलेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस या कर्व सरफेस में आता है, वो ये है, तो तुम्हें भी नोट करना है। डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है सारी। ठीक है भाई, चलिए भाई। सो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या हो रही है? इमेज बन रही है। तो डेफिनेटली हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है, इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है ना? ये बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है तो यह बात जानना बहुत जरूरी है कि वो इमेज बड़ी है या छोटी है, क्या वो इमेज इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है। तो ये सारी बातें जानने के लिए हमें जाना पड़ता है मैग्निफिकेशन के पास। पता है ना तुम लोगों को? नहीं जानते? अरे नहीं जानते क्या? तो ये सारी बातें जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा मैग्निफिकेशन के पास और उसे पूछना पड़ेगा कि भाई जरा बताओ कि इमेज जो बनेगी वो किस टाइप की बनेगी। तो जब हम मैग्निफिकेशन के पास गए तो मैग्निफिकेशन ने हमें एक फॉर्मूला दिया और बोला जाके, पहले इस पे आ जाओ, बोला जाके कि जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2 इंटू v बाई u। n1 क्या है? रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और n2 क्या था? दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब n1 बोलो, μ1 बोलो, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा, एक ही बात है। μ1 लिखोगे तो भी सही बात है, n1 लिखोगे तो भी सही बात है, μ2 लिखो या n2 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो भाई यहां पे ये जानना जरूरी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट है तो इमेज की हाइट ज्यादा होगी या कम होगी। तो वो सारी बातें हमें इन फॉर्मूला से पता चलेगी, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है।
तो कर्व्ड सरफेस से जब कभी भी रिफ्रैक्शन होगा तो वहां पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा, एंड द फॉर्मूला इज गिवन बाय हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ2, म्यू बोलो या n बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनटू v बाई यू। v क्या था? इमेज का पोजीशन, और u क्या है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तो इस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगी सारी बातें। और तुम तो समझदार हो, तुम्हें v और u का साइन कन्वेंशन तो पता है। साइन कन्वेंशन वो पुराना वाला चलाते रहो, साइन कन्वेंशन पुराना वाला चलाओगे तो बहुत काम का है भैया। वो मैंने पहले भी बोल दिया था कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये जो तुम्हारा पोल होता है ना, इसको ओरिजिन की तरह कंसीडर कर लीजिए। ओरिजिन से राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाओगे नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव। ऐसा करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें फायदा ही होगा, है ना। तो ये मैग्निफिकेशन का वैसे तो कंप्लीट डेरिवेशन है, बट मैं चाहता हूं कि तुम डेरिवेशन पे फोकस ना करके फिलहाल अभी फॉर्मूले पे फोकस कर लो, क्योंकि ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन की तो तुम्हें वीडियोस वैसे भी मिल जाएंगे अलग से, है ना। तो यार ये लो, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हमने बात कंप्लीट की है कि किसी भी कर्व्ड सरफेस से या फिर किसी भी स्फेरिकल सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन हो जाए तो फिर क्या होगा। तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वहां से इस फॉर्मूले से क्या करेंगे सर हम लोग? इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? क्या काम का है ये फॉर्मूला हमारे? अरे भाई साहब, अगर कोई तुमसे बोल दे कि किसी भी कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है और बताओ कि कर्व्ड सरफेस से ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर पे रखा है तो इमेज कहां बनती है। कोई तुमसे बोले कि कर्व्ड सरफेस से ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे रखा है तो बताओ जरा इमेज कहां बनती है। कैसे बताओगे फिर तुम लोग? नहीं पता, मिरर नहीं है क्योंकि ये, है ना। तुम सोच रहे होंगे सर ये तो बढ़िया कॉन्वेक्स मिरर बन गया और हम कहानी लगा देंगे। अरे भाई यही तो दिक्कत है कि कॉन्वेक्स मिरर नहीं है ये है कर्व्ड सरफेस। सरफेस से रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो यहां पे तो कहानी बदल गई, रिफ्रैक्शन की कहानी आ गई, इसलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मार्क दिस पॉइंट, ठीक है। तो कर्व सरफेस से अगर आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन के बारे में जानना है तो आप इनसे मदद ले सकते हैं। बाकी कुछ की पॉइंट्स हैं जो ज्ञान की बातें होती है, तो वो ज्ञान की बातें ये है, ठीक है। जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं वहां पे लिख लेना आशीष सर का ज्ञान है, ये AK सर का ज्ञान है। तो भाई ये ज्ञान की बातें जो है वो बहुत काम आती हैं, कभी कभार क्वेश्चन इन्हीं में फंसा देता है। सो AK सर का ज्ञान है ये। अब फॉर्मूला इज वैलिड फॉर द पैराएक्सियल रेज। तुम्हें भी पता है कि पैराएक्सियल रेज के लिए ही ये सारी बातें वैलिड होती है ना। दूसरी बात ये है कि UVR ये क्या हो गया, हाँ, UVR should be put along with the sign। ये भी हम जानते हैं along। देखो भाई यहां पे साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए चलोगे तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। कॉन्वेंशन है ना, कॉन्वेंशन। अब देख लेना, स्पेलिंग वगैरह मैं गलत लिख देता हूं कभी कभार, तो ऐसी छोटी मोटी भूल है मेरे से हो जाती है कभी कभार, तो माइंड ना करना जरा। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि N1 और N2 पहले वाले केस में यहां पे बोला गया है N1 जो है रेयरर है, N2 डेंसर है। इसका हमेशा ये मतलब नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड इज, यहां पे लिखा है N1 जो है वो रेयरर मीडियम है, N2 जो है आपका डेंसर है। इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा N1 रेयरर को लोगे, हमेशा N2 डेंसर को लोगे, नहीं। N1 N2 का मतलब क्या है वो यहां पे देखो। N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का जिसमें रे जा रही है। N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का जिसमें रे जा रही है, और N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का जिसमें से रे आ रही है। जरा आओ तो देखें हम कहां से आ रही है, कहां पे जा रही है। सर यहां पे जो रे है वो इस मीडियम से आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे है, ऑब्जेक्ट हमारा इस मीडियम में है, तो हमारे जो रे है वो इस मीडियम से आ रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 हो जाएगा। N1 जहां से आएगी, N1 मतलब जहां से रे ठीक है, तुम्हारे वो व्हाट्सएप वाली बातें लिख रहा हूं मैं यहां पे सारी। जहां से रे आएगी N1 होता है। N2 बोले तो जहां पे रे जाएगी, जहां पे रे जाएगी। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है यार तुम्हारे लिए।
तो इसका मतलब ये मत कंसीडर कर लेना N1 हमेशा रेयरर को बोल रहे हो, N2 हमेशा डेंसर को बोल रहे हो। ना भाई ना 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 ना, ना। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। सो फॉर्मूला याद रहेगा पक्का सभी को, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। तुमने छाप लिया होगा ये सारी बातें, तो नहीं छापी तो जल्दी से छापो, इंपॉर्टेंट है भाई। हो गया, बढ़े आगे, आओ भाई। सो आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें मैं मिटा देता हूं, हमारे ज्ञान वाली बातें फिर से ले आता हूं सामने एक बार, ठीक है। तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, तीनों पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद मैग्निफिकेशन की बातें भी हो गई है कंप्लीट, तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग और बात करेंगे लेंस के बारे में। हाँ यही तो इंपॉर्टेंट है सर, यही पढ़ने तो हम आए थे यहां पे। एनीवेज, जब भी हम बात करते हैं लेंस की, तो लेंस होता क्या है? सो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंडेड बाय टू रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। देखो, तुमने रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कर्व्ड सरफेस पढ़ लिया, तुमने रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कर्व्ड सरफेस या फिर रिफ्रैक्शन थ्रू अ कर्व्ड सरफेस पढ़ लिया है। अगर ऐसे दो कर्व्ड सरफेस को मिला दो, ऐसे दो कर्व्ड सरफेस को मिला दो, तो एक लेंस बन जाता है। ऐसे दो कर्व्ड सरफेसेस को मिला दिया, ये कर्व्ड सरफेस 1 कहलाएगा और ये कर्व्ड सरफेस नंबर 2 कहलाएगा। तो ऐसे दो कर्व्ड सरफेसेस को मिला दिया तो क्या बन गया? लेंस बन गया। क्या बन गया? लेंस बन गया। तो लेंस क्या है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस, एटलीस्ट वन ऑफ विच इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, देखो भाई, बोला गया है कि ये जो दो कर्व्ड सरफेस, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है, ठीक है। मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूं यहां पे आगे चल के, क्योंकि हम और भी टाइप के लेंस पढ़ेंगे, उसमें ऐसा नहीं होता है। तो यहां पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिखना। क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिंग ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आगे जब और वैरायटी आएगी ना लेंस की, तो उसमें कुछ लेंस ऐसे आते हैं जो एक साइड से प्लेन होते हैं। तो ऐसे ये कर्व्ड हो हमेशा जरूरी नहीं है, बट हां रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना चाहिए। सो डेफिनेशन क्या रहेगी? अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। A lens is a transparent medium bounded by two refracting surfaces such that at least one of them is a curved surface. At least one of them is a curved surface. कोई एक कर्व्ड होना चाहिए। दोनों सरफेसेस अगर कर्व्ड है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हां एटलीस्ट एक सरफेस तो कर्व्ड होना चाहिए। अगर दोनों ही सरफेस प्लेन बन गए तो ये तो स्लैब बन जाएगा। फिर अगर दोनों ही सरफेसेस प्लेन हो गए तो ये तो ग्लास स्लैब बन गया, लेंस नहीं बनेगा। फिर ये लेंस के लिए पहले ही बोल दिया है एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व्ड। हाँ, तो भाई अगर कोई तुमसे ग्लास स्लैब और लेंस के बीच का अंतर पूछ ले तो बोल देना ग्लास स्लैब में दोनों ही सरफेसेस जो होते हैं वो प्लेन होते हैं। ग्लास स्लैब के पास भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, लेकिन इनमें से देखोगे तो दोनों सरफेसेस प्लेन है। लेंस के पास भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, लेकिन उन रिफ्रैक्टिंग सरफेस में से एटलीस्ट एक तो कर्व्ड हो, एटलीस्ट एक तो कर्व्ड होना ही चाहिए। समझे बात को? पक्का ना? डिफरेंस याद रहेगा ना? नोट कर लो भाई इसको भी। ये डेफिनेशन है लेंस की। ऐसे लेंस का डेफिनेशन बनाने का, उसके बाद ऐसा एक लेंस बनाने का बोला गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस नंबर 1, रिफ्रैक्टिंग सरफेस नंबर 2, है ना। और अगर आगे जाके पढ़ोगे तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन आ जाएंगे हमारे पास लेंस के। तो सबसे पहला हमारे पास आता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा आता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, इनका कुछ और नाम भी है, उन पे हम बाद में चर्चा करेंगे, पर अभी तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ लेंस, टाइप ऑफ लेंस। ये दो चीजें करके आओगे डेफिनेटली अच्छे नंबर मिल जाएंगे। डायग्राम अच्छे बनाना बस तुम लोग, है ना। चलो भाई, कर लिया नोट सब? बड़े आगे। चलो भाई, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, लेंस हमारे पास दो ही प्रकार के लेंस आएंगे। पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की एक खासियत है कि जब उस पर लाइट रे आती है तो वो लाइट रेस को एक जगह पे ले आता है, यानी कि कन्वर्ज कर लेता है लाइट रेस को। कॉन्वेक्स लेंस की एक खासियत क्या है? वो ये है कि जब कभी भी इस पे लाइट रे आती है तो वो लाइट रेस को एक जगह पे लाके मिला देता है, यानी कि वो लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है। अगर ये लाइट रे को कन्वर्ज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस।
इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉनकेव लेंस की एक खासियत है कि जब भी कॉनकेव लेंस पे लाइट रे आती है तो वो इसको फैला देता है, यानी डाइवर्ज कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द डाइवर्जिंग लेंस। इनको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो अभी कई किताबों में तुम्हें डाइवर्जिंग लेंस और ऐसे कन्वर्जिंग लेंस दिख जाए तो मेरे पे गुस्सा मत करना कि आपने तो बताया नहीं था हम लोगों को, ठीक है। तो कॉन्वेक्स को ही कन्वर्जिंग बोलेंगे, कॉनकेव को ही डाइवर्जिंग बोलेंगे। उसके अलावा ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ये कुछ और प्रकार हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स बोलो या फिर कन्वर्जिंग बोलो, जो अच्छा लगे। और यहां पे ये जो है ये होते हैं टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस, और इन सब की जो वैरायटी है, इनके जो नाम है वो अगली स्लाइड पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो चलते हैं भाई अगली स्लाइड पे। बाकी तुम्हें अभी मत बनाओ इनको, बस एक ये वाला लेंस बना लेना, एक ये वाला लेंस बना लेना, और ये जो लाइट रे जा रही है ना तुम्हें ये भी बनानी पड़ेगी। ऐसे लाइट रे बना देना 3 और इनको एक जगह पे कन्वर्ज करवा देना, ठीक है। ये रूल होता है लेंस का कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो उसके बाद क्या होती है, फोकस पे चली जाती है। ये तो पता है तुम लोगों को, मिरर में भी ऐसा ही होता था। तो अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्ज हो जाएगी। तो अलग अलग रूल्स है, ठीक है। या फिर सॉरी कन्वर्ज कॉनकेव है ना, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्ज हो जाती है। जब उनको पीछे लाके मिलाओगे तो पता चलेगा कि वो लाइट रे फोकस पे आती हुई नजर आती है। असल में ऐसा नहीं होता है पर, है ना। तो वो वर्चुअल वाला केस हो गया है, ठीक है। ये वर्चुअल वाला केस हो गया, ये रियल वाला केस हो गया तुम्हारे पास। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो तुम लोग। और हाँ, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि तुम्हारे एग्जाम में जब तुम आंसर्स को लिखना चाहोगे तो डायग्राम बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज होती है तुम्हारे लिए। अच्छे साफ सुथरे डायग्राम बनाओगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे तुम लोगों को। ओके, चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं, टाइप पढ़ते हैं लेंस के। और सबसे पहले टाइप्स ऑफ कन्वर्जिंग लेंस पढ़ते हैं। सो टाइप ऑफ कन्वर्जिंग लेंस में 4 प्रकार के लेंस आते हैं। सबसे पहला होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये एक ऐसा लेंस है जिसके दोनों तरफ कॉन्वेक्स वाला पार्ट दिख रहा है तुम लोगों को। तो एक ऐसा लेंस जिसमें दोनों साइड ही कॉन्वेक्स है, दैट्स कॉल्ड द बाय कॉन्वेक्स। बाय मतलब दो, बाय मतलब होता है दो, है ना। सो बाय कॉन्वेक्स यानी कि दोनों साइड से ही कॉन्वेक्स है, तो ये बाय कॉन्वेक्स होता है। अगला आता है इक्वी कॉन्वेक्स। अब इक्वी में क्या अंतर है फिर, सर इसमें तो बाय आया था, इक्वी में क्या है। इक्वी कॉन्वेक्स बाय कॉन्वेक्स का ही एक पार्ट है, बट इक्वी कॉन्वेक्स में एक चीज देखी है कि R1 और R2 दोनों बराबर। ये R1 R2 क्या चीज है सर, ये R1 R2 क्या चीज है। चलो ये R1 R2 की कहानी सुनाते तुम लोगों को। तुम तो जानते ही हो कि जब किसी भी सरफेस को बनाया जाता है तो वो एक स्फेयर का पार्ट होता था, है ना। जानते हो ना, जब किसी भी कर्व्ड सरफेस को बनाया जाता है तो वो किसी एक स्फेयर का पार्ट होता है। सिमिलरली यहां पे भी ये पार्ट है किसी स्फेयर के। सिमिलरली ये भी क्या है, पार्ट है किसी स्फेयर के। तो यहां पे मेरे पास 2 सरफेसेस आ रही हैं। मैं अलग कलर से मार्क कर लेता हूं इस वाली सरफेस को। तो ये होगी मेरे पास सरफेस नंबर 1, ठीक है। तो यहां पे दिस विल बी योर सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 1। यहां पे ये आ जाएगी सरफेस नंबर 2। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। अब अगर तुम सरफेस नंबर 1 को देखोगे तो क्या पाओगे कि सर पहला वाला सरफेस जो है एक कर्व से स्फेयर से निकला हुआ है, और दूसरा वाला जो सरफेस है वो भी एक स्फेयर से निकला हुआ है। सो यहां पे स्फेयर के सेंटर से लेके जो डिस्टेंस होती है इसके प्रिंसिपल फोकस की, या फिर मैं बोल लेता सॉरी, यहां पे पोल होता था ना, पोल से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस कहलाता था रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते थे आप लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे। तो यहां पे जो सेकंड वाला सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 कहलाएगा। सेकंड वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 कहलाएगा। सिमिलरली मैंने बोला था यहां पे कि जो स्फेयर सरफेस है वो बेसिकली एक स्फेयर का पार्ट है। सो यहां पे पोल से लेके इसका जो डिस्टेंस होगा इट इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको भी R1 बोल दूंगा मैं। सो R1 R2 समझ गए ना, ये क्या है, इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स है, क्योंकि 2 सरफेसेस जो है वो अलग अलग स्फेयर से मिलके बनी होती है, अलग अलग स्फेयर का एक पार्ट होती है बेसिकली।
तो जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर कर रहे हो अभी पोल से कर रहे हो, जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर कर रहे हो वो पोल से कर रहे हो। पोल से इसके सेंटर का डिस्टेंस, इसका सेंटर ये हो गया, इसको C1 बोल देता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। ये है C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। तो कोई लेंस जब आपको मिलता है तो उसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं। उन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में हमने बोला था एटलीस्ट एक सरफेस तो कर्व्ड हो, और अगर कर्व्ड सरफेस की बात आती है तो भाई कोई सा भी कर्व्ड सरफेस हो वो एक स्फीयर का पार्ट होता है, जैसे कि कॉन्केव मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था। तो कोई भी कर्व्ड सरफेस एक स्फीयर का पार्ट होता है और किसी भी स्फीयर का सेंटर जरूर होता है। तो उस कर्व्ड सरफेस से सेंटर का डिस्टेंस जो होता है दैट्स कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्योंकि ये पहला वाला सरफेस था इसलिए इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो गया। ये दूसरा वाला सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 हो गया। तो हमारे इन सब चीजों में R1 R2 जो लिखा है ना, वो R1 मतलब है इस वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2 मतलब इधर वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। R1 क्या है, इधर वाली तुम्हारी जो लेफ्ट साइड वाली जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। R2 जो है वो तुम्हारे राइट साइड वाली जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। जब मैं बोलता हूं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, तो इक्वी कॉन्वेक्स बोलने का मतलब यह है कि R1 और R2 यहां पे बराबर होंगे, यानी कि एक ऐसा लेंस मुझे मिलेगा, एक ऐसा लेंस मुझे मिलेगा जिसके दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सेम है। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें तो एक ऐसा लेंस मुझे मिलेगा जिसके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होते हैं। फिर आते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब जैसा नाम वैसा काम, प्लेनो मतलब प्लेन, कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स वाली चीज। मतलब कि क्या है, प्लेनो एक साइड से तो प्लेन है, कॉन्वेक्स मतलब एक साइड से कॉन्वेक्स है। तो एक साइड से प्लेन है, एक साइड से कॉन्वेक्स है, दिख रहा होगा तुम लोगों को, एक साइड से तो प्लेन है, एक साइड से कॉन्वेक्स है। अब प्लेन सरफेस है, कोई कर्व नहीं है, कोई कर्व नहीं है, तो उसका रेडियस इनफाइनाइट होता है। तो कोई भी प्लेन मिरर जो है या फिर प्लेन सरफेस जो होता है ना, पता है उसको क्या कंसीडर किया जाता है? प्लेन सरफेस को कंसीडर किया जाता है कि भाई ये कोई बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा कोई स्फीयर होगा, उसका एक छोटू सा पार्ट है। तो जब कभी भी आपके पास प्लेन वाली बातें आएगी तो प्लेन वाली बातों को समझाने के लिए आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा कि ये आए भी नहीं इसमें, इसका एक छोटा सा पार्ट जो होगा ना, इसका एक छोटा सा पार्ट वो एक प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो एक बड़ा सा स्फीयर, एक बड़ा सा स्फीयर जिसका एक छोटा सा पार्ट, इट विल बिहेव एज अ प्लेन सरफेस। इसलिए जब आप प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखते हो तो आप उसको इनफाइनाइट लिखते हो, क्योंकि इतना बड़ा स्फीयर होगा, इतना बड़ा स्फीयर होगा जिसका रेडियस हम मेजर तक नहीं कर सकते। ये तो मैंने दिखाने में छोटा सा दिखाया तुम लोगों को। तुम्हारे प्लेन सरफेस कैसे होते हैं, ये देखो सर, इतना तो होगा ही सही हमारा प्लेन सरफेस, इतना तो तुम्हारा प्लेन सरफेस होता है, यानी कि ये पार्ट ये है। इसको जूम करके बनाओगे तो ऐसा दिखेगा तुम्हारे, इसको अगर जूम करके बनाओगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये तुम्हारा प्लेन सरफेस ऐसा होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, क्योंकि इतने बड़े सर्कल में, इतने बड़े स्फीयर में जब मैं इत्तू सा पार्ट लेता हूं तो इसको जब मैं ढंग से देखता हूं तो ये दिखता है मुझे। फिर तो मतलब समझ रहे हो ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। किसी भी प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ध्यान रहेगी सारी बातें, सभी को ध्यान रहेगी ना। इसलिए मैंने देखो यहां पे प्लेन सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, इधर वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। फिर आता है कॉन्केवो कॉन्वेक्स। कॉन्केवो में मतलब एक साइड कॉन्केव होगा, एक साइड कॉन्वेक्स होगा। तो यहां देखो जरा, एक साइड तो तुम्हारा कैसा है, कॉन्वेक्स है, एक साइड कैसा है, कॉन्केव है। कॉन्केव अंदर घुसा हुआ होता है, कॉन्वेक्स बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो कौन सा वाला साइड अंदर घुसा हुआ है? सर जो पार्ट अंदर घुसा है वो कॉन्केव होता है, जो पार्ट बाहर निकला हुआ है वो कॉन्वेक्स होता है। तो ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो बेसिकली ये चार टाइप के कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास आते हैं, इन पे जरा गौर फरमा लेना। जनरली जिससे तुम्हारा काम होगा वो ये दोनों है, सिर्फ जनरली मतलब इन्हीं से काम पड़ता है। बहुत रेयर केस में इनके बारे में कुछ बातें आती हैं। तो मोस्टली जो काम होगा या तो बाय कॉन्वेक्स लेंस से होगा या फिर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस से होगा। वो बाद के दो इतने ज्यादा यूज में नहीं आते हैं हमारे।
तो इनको थोड़ा सा गौर फरमा लेना। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की कहानी है, कैसे आती है वो मैंने बता दिया है। एक लेंस को अगर देखोगे तो दो कर्व्ड सरफेस होते हैं। कोई भी कर्व्ड सरफेस एक स्फीयर का पार्ट होता है, ये स्फीयर का सेंटर, और इसका डिस्टेंस यहां से पोल से जो होता है कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट, बढ़े आगे, चलो भाई, वेरी गुड। तो ऐसे जो क्लासिफिकेशन आपने कन्वर्जिंग या फिर कॉन्वेक्स लेंस के लिए किए हैं, सेम क्लासिफिकेशन हमारे पास डाइवर्जिंग या फिर कॉनकेव लेंस के लिए भी आता है। बाय कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। समझे ना बात को? बाय कॉनकेव एक ऐसा लेंस जिसके दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हाँ सर, दो ही होते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी भी लेंस के लिए दो ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, लेकिन यस, बाय कॉनकेव के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स होंगे वो अलग अलग होंगे। इक्वी कॉनकेव में रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड सेम हो गया। प्लेनो में एक साइड प्लेन होता है तो एक साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो गया, और कॉन्वेक्सो में एक साइड कॉन्वेक्स होता है, दूसरी तरफ कॉनकेव होता है। देखो, अगर यहां पे कॉन्वेक्सो कॉनकेव है, इसका यह मतलब नहीं कि सर ये कॉन्वेक्स वाला बिहेवियर भी शो करेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जो नेट बिहेवियर होगा वो कॉनकेव लेंस की तरह ही होगा। ठीक है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव का यह मतलब नहीं होता है कि इसमें क्या कॉन्वेक्स का भी कुछ बिहेवियर रहेगा। ओवरऑल जो बिहेवियर रहेगा इसका, इस लेंस का जो ओवरऑल नेचर रहेगा वो कॉनकेव लेंस का ही रहेगा। ठीक है, तो एक साइड से कॉन्वेक्स है, एक साइड से कॉनकेव है, सो दिस इज नोन एज द कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये चार प्रकार के डाइवर्जिंग लेंस भी हमारे पास होते हैं, तो इनको भी नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते। कर लिया नोट तुमने? बढ़े आगे, चलो भाई, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज की बातें कर लेते हैं जो कि लेंस में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो काम आपने मिरर में किया था, जैसे कि आपने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पैराएक्सियल रेज क्या होती हैं, फिर फोकस के बारे में जाना था, फिर प्रिंसिपल वो पोल मिला था आप लोगों को, अपर्चर मिला था। वैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज हमारे पास लेंस में भी है, और कुछ एक तो सेम है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस सेम रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस सेम रहेगा, फोकस वाली चीजें ऑलमोस्ट सेम रहेगी, थोड़ा सा डेफिनेशन में परिवर्तन करेंगे हम लोग, वो मैं आपको बता दूंगा। मतलब डेफिनेशन में कुछ चेंजेस होंगे, वो चेंजेस क्या है वो मैं बता दूंगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस वाली बातें। यहां पे पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर आ जाता है, यहां पे पोल की जगह जो होता है वो ऑप्टिकल सेंटर आ जाता है। आप देख रहे हो लेंसेज के बीच में एक पॉइंट मार्क किया गया है, दैट पॉइंट इज द ऑप्टिकल सेंटर। तो जो आपके पास कर्व्ड सरफेस में एक पोल होता था जहां से आप मेजरमेंट्स करते थे, वैसे ही लेंस के अंदर हमारे पास एक ऑप्टिकल सेंटर आता है जहां से हम मेजरमेंट्स करेंगे। फोकस की बातें क्या है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो लेंस से पास होने के बाद वो एक जगह पे मिलती है, तो इसको फोकस कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस के पास दो कर्व्ड सरफेस होते हैं, लेंस के पास दो कर्व्ड सरफेसेस हैं। दो कर्व्ड सरफेसेस होने के कारण दो रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है। दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होने की वजह से किसी भी लेंस को अगर आप देखोगे जो आपके जनरली काम आते हैं, मैं इक्वी कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं या फिर बाई कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं, तो यहां पे इनके पास दो फोकस आ जाते हैं, क्योंकि इसके पास दो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट्स व्हाई इसके पास दो फोकस आते हैं। ठीक है, तो या तो आप इसको F1 प्राइमरी फोकस बोल लीजिए, या फिर फर्स्ट फोकस बोल लीजिए, या फिर सेकेंडरी फोकस बोल लीजिए, सेकंड फोकस बोल लीजिए, वो आपकी इच्छा श्रद्धा है। फर्स्ट फोकस की बातें क्या है वो मैं बता देता हूं। फर्स्ट फोकस आपका या फिर प्राइमरी फोकस आपका वो पॉइंट है जहां से अगर लाइट रे जाती है, प्राइमरी फोकस आपका वो पॉइंट है जहां से लाइट रे अगर जाती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेंस में रिफ्रैक्शन होगा, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सो दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस PA, ये जो लाइन जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे जा रही है। सो अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो वो फोकस जहां से लाइट रे जाती है, जिसके बाद वो लाइट रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, सो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी फोकस और द फर्स्ट फोकस। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस आप इसको बोल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सेकेंडरी फोकस क्या है फिर हमारे पास, अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, तो आफ्टर
आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे एक जगह पे मिलेगी जिसको कि हम सेकेंडरी फोकस या फिर सेकंड फोकस कहते हैं। फर्स्ट फोकस क्या है? जो बिफोर रिफ्रैक्शन मिलता है हम लोगों को। फर्स्ट फोकस बेसिकली वो है जो बिफोर रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन से पहले जो मिल रहा है वो फर्स्ट फोकस है। रिफ्रैक्शन के बाद अगर कुछ मिलता है तो वो सेकंड फोकस कहलाता है। ये बात ध्यान रखना। कॉन्केव में ये मत याद रखना कि सर F1 हमेशा लेफ्ट साइड आएगा, F2 हमेशा राइट साइड, ऐसी बातें याद मत करना। मुझे पता है कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, बोलेंगे सर F1 जो है वो लेफ्ट साइड में है तो लेंस के लेफ्ट साइड जो होता है वो F1 होता है, लेंस के राइट साइड जो है वो F2 है। भाई कॉन्केव में कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि कॉन्केव तो डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करने की वजह से यहां पे फिर प्रिंसिपल फोकस में चेंजेस आ जाते हैं। तो बस ध्यान रखो, बिफोर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन से पहले अगर कोई फोकस मिलता है तो वो फर्स्ट फोकस है। रिफ्रैक्शन के बाद अगर कोई फोकस मिलता है तो वो सेकेंडरी फोकस या फिर सेकंड फोकस होता है। ठीक है, तो कोई भी लेंस अगर आप देखोगे तो किसी भी लेंस में आपको अगर दो कर्व्ड सरफेस मिलते हैं तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेंगे, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलते हैं तो दो फोकस भी मिलते हैं। फर्स्ट फोकस वो वाला पॉइंट है जो बिफोर द रिफ्रैक्शन मिल जाता है, सेकेंड फोकस वो वाला पॉइंट है जो आफ्टर द रिफ्रैक्शन मिलता है हम लोगों को। तो इफ द रेज आर पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस एंड पैराएक्सियल देन द पॉइंट वेयर दे मीट और अपीयर्स टू मीट इज नोन एज द फोकस ऑफ द सिस्टम। ये वाली बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो हमेशा जो भी बातें होंगी वो पैराएक्सियल रेज के लिए ही होने वाली है। मैंने पहले भी बोल दिया था, पूरे ऑप्टिक्स में जो भी बातें होगी वो सारी की सारी पैराएक्सियल रेज के लिए होती है। तो ये वाली बातें थोड़ा सा ध्यान रखना फोकस की। तो फोकस के लिए तुम ये परिभाषा लिख सकते हो, ये डायग्राम बना सकते हो, और आपको दोनों फोकस को शो करना पड़ेगा डायग्राम में। आपको डायग्राम में दोनों फोकस को शो करना पड़ेगा। तो आपको ये डायग्राम भी बनाना है और ये वाला डायग्राम भी बनाता है। इसका फोकस का जो डिस्टेंस होता है, ये देखो मैंने बोला था ना वहां पे पोल से मेजर करते थे, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर से सारी डिस्टेंसेस मेजर होगी। तो ये क्या हो गया? प्राइमरी का फोकल लेंथ, ये सेकेंडरी का फोकल लेंथ है ना। तो ये वाली बातें नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट सभी ने? बढ़े आगे? बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भाई, फिर से एके सर का ज्ञान। हाँ, तो भाई ज्ञान की बातें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जरा गौर फरमाना। लेंस हैव टू फोकाई कॉल्ड द फर्स्ट एंड द सेकंड फोकाई। अरे बिल्कुल पता है सर हमें। फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड ऑन द सराउंडिंग मीडियम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सितारा चमका लेना। अभी आगे चल के लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ोगे तो लेंस मेकर फॉर्मूले में आपको पता चलेगा कि किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ना वो उसके सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है कि उसके आसपास क्या है, हवा है, पानी है ना। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड ऑन द सराउंडिंग मीडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे चल के पढ़ोगे इसके बारे में। अगर मैं बात करूं कॉनकेव लेंस की या फिर कन्वर्जिंग लेंस की तो द फोकल लेंथ कम्स आउट बी पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं सॉरी क्या बोल दिया मैंने, कॉनकेव बोल दिया क्या? अरे है गलती कर दी ना। अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अगर मैं बात करूं कॉनकेव लेंस की तो फोकल लेंथ हमारे पास जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब सही है। सो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ये वाली बातें नोट कर लेना। जब आप डायग्राम बनाओगे तो तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है कि तुम लेंस को ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बना लो, ठीक है, ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बना लो, वो तुम पे डिपेंड करता है। किताबों में देखोगे तो तुम्हें लेंस इस प्रकार से मिलेगा। तो जब कभी भी आप रे डायग्राम बनाते हो किसी भी लेंस के लिए, जब आप रे डायग्राम बनाते हो तो कन्वर्जिंग लेंस को आप दोनों तरीकों से शो कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है ना। तो तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है सारी, तुम्हें ये बनाना है, ये बनाओ, ये बनाना है, ये बनाना है। सिमिलरली अगर तुम्हें डाइवर्जिंग लेंस बनाने हैं तो डाइवर्जिंग लेंस को बनाने के भी दो तरीके हैं, या तो तुम ऐसे बना लो इसको या फिर तुम इसको ऐसे बना लो। तो दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है, तो तुम्हें जो अच्छा लगे वैसे बनाओ। वैसे ये ऑफिशियल वाला तरीका होता है, किताबों में तुम देखोगे ऐसे वाले डायग्राम दिखते हैं आप लोगों को, लेंस की जगह आप वो ये वाली चीजें बनाते हैं। सो इट्स ऑल ऑन यू, है ना, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हारी इच्छा श्रद्धा के अनुसार तुम इसको फॉलो कर सकते हो। तो भाई ज्ञान की बातें हैं, नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हम लोग कुछ और बातें करेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, है ना, इमेज फॉर्मेशन के। कर लिया नोट सभी ने?
पक्का ना, झूठ तो नहीं बोल रहे? बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। जैसे कि हमारे पास कर्व्ड सरफेसेस, जब हमने बात की थी, कर्व्ड मिरर की हमने बात करी थी, तो कर्व्ड मिरर में भी हमारे पास रूल्स थे इमेज फॉर्मेशन के। क्या क्या रूल थे? कोई लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती है। सेम रूल यहां पे भी है। तो अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास हो जाती है। दूसरा रूल क्या बोला था वहां पे? मैं बनाते चलूंगा साथ साथ, मैं साथ साथ बनाते भी चलूंगा सो दैट तुम्हें इजी रहेगी चीजें समझना। ठीक है, हाँ, तो क्या बोला था कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती है। सेम रूल यहां पे भी वैलिड है, सेम रूल वैलिड है भाई यहां पे भी। तो बोला गया कि अगर कोई लाइट रे, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लूं और सो मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी लाइट रे ऐसे आती है कि वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, तो यही बात बोल रहे थे कि किसी भी लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, अभी कन्वर्जिंग लेंस की बातें हो रही है सारी। ठीक है, सो क्या बोला कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पास करती है फोकस से। कौन से वाले फोकस से पास करेगी? वो सेकेंडरी वाले फोकस से, तो F2 से पास हो जाती है। इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर होता है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, पहला रूल क्लियर है। अब आ जाओ दूसरे रूल पे। दूसरा रूल क्या बोलता था तुम्हारा कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती थी। यही बोला था कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती थी प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या ये वाली बात बोली थी तुम लोगों ने? हाँ, मैंने बोली थी सर, बिल्कुल बोली थी। तो यहां पे भी वही चीज होगी कि अगर कोई लाइट रे ऐसी है जो कि फोकस से पास हो रही है, अगर कोई लाइट रे ऐसी है जो कि फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये कौन से फोकस से पास हो रही है? फर्स्ट वाले फोकस से। तो दो रूल क्लियर हो गए। पहला रूल हमारा ये था कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास हो जाएगी। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो दो रूल तो क्लियर हो गए। तीसरा रूल क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती थी तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती थी। ठीक है, यही बोला था, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो अपने पाथ को वो क्या कर लेती थी? रिट्रेस कर लेती थी। यही था तीसरा रूल। यहां पे भी वही बात है। तो अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिना किसी डेविएशन के पास हो जाती है। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो विदाउट एनी डेविएशन वो पास हो जाती है। सो इसका रूल नंबर 3 ये हो गया। सो अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है सो विदाउट एनी डेविएशन वो चली जाती है सीधी। ठीक है, इसमें वैसे एक और रूल था, वो भी मैं बता देता हूं तुम लोगों को। एक रूल ये था कि अगर कोई लाइट रे पोल पे जा के गिरती है तो सेम एंगल बनाते हुए वो वापस आएगी। तो ये तुम्हें पता था, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता था तो कोई बात नहीं। तो इसमें 4 रूल होते थे, इसमें 3 ही रूल है। इसमें 4 रूल होते थे, इसमें 3 ही रूल है। तो 3 रूल से तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पे। और ये बात का विशेष ध्यान रखना कि जब कभी भी तुम इमेज फॉर्मेशन की बातें करते हो तो एटलीस्ट 2 रे तो कंसीडर कर ही लेना।
एटलीस्ट 2 रेज को कंसीडर कर ही लेना। तो यहां पे रूल ये क्या है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ लेंस, लेंस से इमेज फॉर्मेशन के रूल है। कन्वर्जिंग के लिए भी यही रूल है, डाइवर्जिंग के लिए भी यही रूल है, कोई अंतर नहीं है रूल में। तो ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए 3 रूल इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जिंग लेंस के लिए भी यही रूल लगते हैं। तो रूल को लेके परेशान मत होना बिल्कुल भी, हर टाइप के में यही रूल लगेगा। ठीक है, तो नोट कर लो भाई, नोट करना है तो नोट कर लो भाई इसको, अगर नोट करना है तुम्हें तो। कर लिया नोट? अच्छा, एक और चीज, जो भी बातें होंगी वो थिन लेंस के लिए होगी, जो भी बातें होंगी वो पतले से लेंस के लिए होंगी। यहां पे जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये तो मैंने बस तुम्हें दिखाने के लिए बता दिया है, ये इतना विड्थ नहीं होगा इसका, लेंस हमारा पतला होगा, थिक लेंस नहीं लेंगे हम लोग। हम कैसा लेंस लेंगे? पतला लेंस लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि जो भी बातें आप ये करोगे, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा कि सर ये वाली डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, है ना, ये वाली डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस का हम क्या करें। तो भाई यही कह रहा हूं, ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा रिफ्रैक्शन कहां से हुआ। लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन होता है, हमें उसको नहीं दिखाना है। लेंस के अंदर 2 सरफेसेस है, तो 2 सरफेसेस से अलग अलग रिफ्रैक्शन होगा। जैसे कि आपका सरफेस नंबर 1 है S1, ये सरफेस नंबर 2 S2 है। तो आपका जो मैंने ये बनाया ना, ऐसा नहीं बनता ये, पहले सरफेस नंबर 1 से अलग रिफ्रैक्शन होगा, फिर सरफेस 2 से अलग से रिफ्रैक्शन होता है। तो भाई वो सब नहीं बताना आपको, आपको थिन लेंस कंसीडर करना है। तो थिन लेंस के हिसाब से ये सारी चीजें नहीं होती उसमें, बहुत पतला सा लेंस होगा वो। ठीक है, तो आप ये चीजें कर सकते हो फॉर द थिन लेंस। चलो भाई, हो गया रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो ये पहला रूल है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना किसी डेविएशन के वो पास हो जाएगी, फिर भले वो ऐसे जा रही है, फिर भले वो ऐसे जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई लाइट रे पास हो रही है, सो बिना किसी डेविएशन के चली जाएगी वो भी। ठीक है, क्लियर है ये बातें? रूल नंबर 1। इसके बाद अगला रूल आता है रूल नंबर 2। बोला गया कि कोई भी लाइट रे अगर यहां पे फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दूसरा रूल हो गया। इसके बाद तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होगा। ये सेकंड वाला फोकस है, ये सेकंड वाला फोकस है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 3 इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तीनों रूल पता होने चाहिए। इसके बाद हम आएंगे हमारे मेन मुद्दे पे, वो है इमेज फॉर्मेशन। सो इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, जैसा तुमने कॉन्केव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए किया था, सेम कहानी यहां पे लगेगी, सेम रूल्स लगा सकते हो। तो पहला केस है जिसमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो बियॉन्ड 2f1। यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली बातें नहीं कर रहे हम लोग, f1 2f1 समझते हो ना? अरे यार, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना सारी डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना। ये r1 है, ये जो है वो आपका f1 है। मुझे जरा बताओ f1 और r1 में क्या रिलेशन था? f1 इज इक्वल्स टू r1/2। तो r1 को मैं 2f1 लिख देता हूं, यहां से r1 को मैं लिखूंगा 2f1, इसलिए मैंने यहां पे 2f1 लिख दिया है। तो कोई गुनाह तो नहीं किया ना इसको 2f1 लिख के? सिमिलरली यहां पे 2f2 लिख दिया है, कोई गलती नहीं की मैंने। तो यानी कि आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने क्या बोला? 2 लाइट रे काफी हो जाएगी, यानी कि 2 रूल से तुम्हें इमेज मिल जाएगी। तो पहला रूल लगा दिया कि कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगी। फिर मैंने बोला कि अगर कोई लाइट रे यहां पे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास हो जाती है। फोकस से पास होने के बाद देखा तो ये f2 और 2f2 यानी कि फोकस, सेकेंडरी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बीच में हमें इमेज मिल रही है। कैसी इमेज मिल रही है आप लोगों को? इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। तो इमेज कैसी मिली? इन्वर्टेड मिली है। तो यहां पे देख लो भाई फटाफट से, इमेज फॉर्म होती है बिटवीन f2 एंड 2f2। यहां पे मार्क करना आपको, ये f2 है और ये 2f2 है। ठीक है, रियल इमेज मिलेगी, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी और इमेज आपको डिमिनिश्ड मिलेगी। यहां पे जो इमेज आपको मिलती है वो कैसी मिलेगी? डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। समझे बात को तुम लोग? पक्का? ठीक है, तो ये आपका पहला रूल हो गया, इसको फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
कर लिया नोट? देखो ऐसी चीजें नोट करते जाना, साथ साथ में ऐसे पॉइंट्स मार्क करते जाना। इमेज आपको छोटी मिलेगी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, जैसे डिमिनिश्ड इमेज है, रियल होगी, और तो और इन्वर्टेड उल्टी इमेज बन रही है ना, सिंपल। अगला केस आता है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं, यानी कि 2f1 पे अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले वाली सरफेस के लिए हो जाएगा, या दूसरी वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर है। अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हो, यानी कि पहले सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, तो एक लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास हो गई, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर चली गई। तो यहां पे पता चला कि जो दूसरे सरफेस का, सेकंड वाले सरफेस का, ये आपका सेकंड सरफेस हो जाएगा, ये फर्स्ट सरफेस हो जाएगा। सेकंड सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इमेज हमें वहां पे मिल रही है। अगर पहले सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा, तो दूसरे सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपको इमेज मिल जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज मिल रही है, सेम साइज की मिलेगी। तो यहां पे F2 पे मिलेगी इमेज, सेम साइज की मिलेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। तो ये वाली बातें ध्यान रखो। देखो अगर तुम्हें वो रूल्स पता है ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर रूल अगर पता है तो कुछ भी कर सकते हो तुम लोग, कोई नहीं रोक सकता फिर तुम लोगों को इन चीजों को फाइंड आउट करने से। तो यहां पे अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो 2f1 पे, तो यहां पे इमेज ऐसी टाइप की मिलने वाली है, ये भी नोट कर लेना। ऐसे डायग्राम बना के आना वहां पे प्रॉपर्ली, और मेक श्योर ये जो रे आप बना रहे हो, इसको स्केल और पेंसिल या पेन जो भी तुम यूज कर रहे हो उसका यूज करके ही बनाना, बिना ऐसे मत करना, है ना। अब मेरे पास तो यहां पे स्केल नहीं है, तो मुझे ऐसे बनाना पड़ता है, तो मेरी लाइनें तो आड़ी टेढ़ी जाएगी सही, लेकिन तुम्हारे पास स्केल होगा तो स्केल से बनाना, साफ सुथरे डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। हो गया नोट? ये भी बढ़े आगे। चलो भाई, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आते हैं, F1 और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया बिटवीन F1 एंड 2f1, तो ये ऑब्जेक्ट एक लाइट रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द सेकेंडरी फोकस। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, सीधा चली जाती है। इमेज जो आपको मिलेगी बियॉन्ड 2f2 मिलने वाली है आप लोगों को। तो पहले आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 था, तो इमेज आपको यहां पे मिल रही थी इन दोनों के बीच में, कहीं पे F2 और 2f2 के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को आपने 2f1 पे रखा तो इमेज आपको 2f2 पे मिली। जब ऑब्जेक्ट को आप 2f1 और f1 के बीच में लेके आए तो आपको इमेज 2f2 के पीछे मिल रही है। यानी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहे हो, इमेज पीछे भागती जा रही है ना। और इस टाइम पे इमेज जो हमें मिली है वो कैसी मिली है? मैग्नीफाइड। ये ऑब्जेक्ट छोटा सा, ये बड़ी सी इमेज मिलेगी, तो इमेज कैसी मिलेगी? मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी आप लोगों को। क्या इमेज सीधी है? ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टी बनी है, इन्वर्टेड है। क्या यहां पे लाइंस मिलके मिली है? हां सर, तो यहां पे रियल इमेज भी बनती है। तो इमेज आपको मिलेगी बियॉन्ड 2f2, रियल इमेज मिलेगी, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी हम लोगों को यहां पे। तो इस बात का ध्यान रखो, ये भी नोट कर लो फटाफट से। इसके बाद ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आना, यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर आप F1 पे रखोगे फिर क्या होगा? चलो देख लेते हैं क्या होगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को आगे लेके आता हूं, F1 पे रख देता हूं, तो इमेज मुझे इनफाइनाइट पे मिलने वाली है। क्या तुम लोग सहमत हो इस बात से? देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को मैं F1 पे रखता हूं, तो ये रहा F1 पे ऑब्जेक्ट, एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन सेकंड वाले फोकस से पास हो जाएगी। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। इमेज कहां मिली तुम लोगों को? इमेज हमें मिली इनफाइनाइट पे सर। इमेज कहां मिली? इनफाइनाइट पे मिली। तो अगर ऑब्जेक्ट को आप F1 पे रखते हो तो इमेज इंफिनिटी पे मिलती है, और क्योंकि इमेज इंफिनिटी पे मिली है दैट मींस एक बहुत बड़ी इमेज होगी। तो हाईली मैग्नीफाइड बोल सकते हो आप लोग इसको। क्या बोल सकते हो आप लोग? इसके आगे चाहो तो हाईली मैग्नीफाइड लिख सकते हो आप लोग। बहुत ज्यादा बड़ी इमेज मिल जाएगी, तभी तो इनफाइनाइट पे मिल रही है वो हम लोगों को। अच्छा, कैसी इमेज मिलेगी सर? ये सीधा ऑब्जेक्ट था, उसकी उल्टी इमेज मिली है तो इन्वर्टेड है। क्या ये लाइन रिफ्रैक्टेड रे, जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, इनको मिलके बन रही है? हां, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो जाएगी। अगर इमेज हमें रिफ्रैक्टेड रेस को मिलके मिल रही है, अगर रिफ्रैक्टेड रेस के मिलने से इमेज मिलती है, तो वो रियल है। वर्चुअल कैसे मिलेगी? अभी केस आएगा, खुद ब खुद देख लेना तुम लोग। तो तुम्हारा चौथा केस है जहां पे ऑब्जेक्ट को तुमने F1 पे रखा तो इमेज तुम्हें इंफिनिटी पे मिली है। ऑब्जेक्ट को भी और आगे लेके चलते हैं, ठीक है? तो F1 से भी आगे लेके चलते हैं ऑब्जेक्ट को। चलो भाई देख लेते हैं क्या हो जाएगा।
अगर ऑब्जेक्ट को मैं F1 से भी आगे ले गया, यानी कि ये रहा ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर में ऑब्जेक्ट को रखा, तो एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास हो गया सेकेंडरी फोकस से, और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। यहां देखा तो ये दूर दूर जा रही है, ये तो डाइवर्ज हो रही है सर, एक जगह एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी कि यहां पे कभी नहीं मिलने वाली है। अरे जब दो लोग दूर जाते हैं तो कभी मिल पाएंगे क्या? नहीं सर। तो ये दो लाइट रेज हैं, दूर जा रही है, कभी नहीं मिल पाएगी यहां पे, तो कहां मिलेगी फिर? जरा इनका पास्ट देखो, ये दूर क्यों जा रहे हैं, तो इनका पास्ट देखने के लिए थोड़ा पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पता चला, तो यहां पे इनकी इमेज मिली हम लोगों को। तो ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है उसकी इमेज यहां पे ए डैश बी डैश मिलती है। क्या ये रिफ्रैक्टेड रेस को मिलके मिली? नहीं सर। क्या ये इमेज रिफ्रैक्टेड रेस के मिलने से बनी है? नहीं सर। हमने रेस को पीछे की तरफ बढ़ा के देखा, असल में नहीं मिली है, हमने रिफ्रैक्टेड रेस को पीछे बढ़ा के देखा तो पता चला कि अच्छा यहां कहीं इमेज मिल रही है, यानी कि जो इमेज है वो रियल नहीं है। रियल इमेज तभी होगी जब रिफ्रैक्टेड रेज आपस में मिलेंगी और एक इमेज बनाएगी, पर क्योंकि ये दोनों तो दूर जा रही है, एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है यहां पे, अगर ये एक दूसरे से दूर जा रही है तो कभी मिल नहीं पाएगी, और अगर कभी मिल नहीं पाएगी तो फिर क्या करोगे? तो इसको जरा पीछे लेके आओ, पीछे लेके आओ, पीछे लेके आओ, पीछे लेके आओ, ये जगह देखो बिल्कुल यहां पे हमें इमेज मिल रही है। असली में नहीं मिली, हमने थोड़ा सा इमेजिनेशन किया, असली में नहीं मिली है, हमने इमेजिन किया है, इसलिए इसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मिलती है। ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा सीधा है ऊपर की तरफ, इमेज भी ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब सीधी इमेज मिली है, इन्वर्टेड नहीं है। इन्वर्टेड नहीं है तो उसको इरेक्ट बोलते हैं। फिर जो इमेज उल्टी बनेगी उसको इन्वर्टेड होते हैं, जो इमेज सीधी बनेगी उसको इरेक्ट कहोगे। जो इमेज रिफ्रैक्टेड रेस से मिलके बनती है वो रियल होती है, जो इमेज रिफ्रैक्टेड रेस को पीछे बढ़ा के मिलती है उसको वर्चुअल कहते हैं। तो इमेज जो मिलेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कहां है? बियॉन्ड टू F1, तो ये कहां पे है? फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड पे मिलती है हम लोगों को ये, ठीक है, सेम साइड पे आपको इमेज मिलने वाली है। कैसी इमेज है? दिख रहा है तुम लोगों को? बड़ी इमेज है, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी मुझे। कैसे इमेज मिलेगी? मैग्नीफाइड इमेज होती है ये। तो ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखते हो, O मतलब ऑप्टिकल सेंटर, F1 हमारा फर्स्ट फोकस है। ये समझे बात को? नोट कर लिया है तुम लोगों ने? नहीं किया तो नोट किया यार, ऐसे डायग्राम जरूर बना, तुम में भी डायग्राम बनाना, बढ़िया तरीके से लेबलिंग करोगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे इसके। फिर हो गया, बढ़े आगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर केस 5 हो गया, उसके बाद केस 6 पे आ जाइए। केस नंबर 6 बोलता है अगर मैं ऑब्जेक्ट को ही इंफिनिटी पे रख दूं तो, अगर ऑब्जेक्ट को मैं इंफिनिटी पे रख दूं तो उस केस में जो इमेज आपको मिलेगी वो मिलेगी सेकंड फोकस पे। क्या हुआ? एक लाइट रे तो आई जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, एक लाइट रे आई जो कि फर्स्ट फोकस से पास हुई, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली गई। तो देखो एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, एक लाइट रे ऐसे गई कि वो फर्स्ट फोकस से पास हो रही है। फर्स्ट फोकस से पास होने के बाद जब वो लेंस से पास हुई तो रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। देखा तो यहां पे दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जो है, दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो मिल रही है, और अगर यहां पे दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मिल रही है तो यहां पे एक इमेज फॉर्म हो जाएगी, एंड दिस इमेज एज यू कैन सी हियर इज उल्टी वाली इमेज है, दैट मींस ये इन्वर्टेड है। असली की रिफ्रैक्टेड रेज को मिला के बनी है तो रियल इमेज है, और ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होना जैसे सन है हमारे लिए, वो क्या है? इंफिनिटी पे है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है वो बहुत बड़े होते हैं, तो यहां पे जो इमेज बनेगी वो हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट उसकी एक छोटी सी इमेज, तो यहां पे जो होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। कहां पे फॉर्म हो रही है? फॉर्म होती है F2 पे, यानी कि सेकंड फोकस पे इमेज फॉर्म होगी हमारे पास। ये सारे केसेस कॉन्वेक्स लेंस के लिए या फिर बोले तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए पॉसिबल है। फिर अब कॉन्केव लेंस का केस जो आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कर लिया नोट सभी ने? पक्का समझते हो ना बातें? बहुत ही बेहतरीन।
अच्छा, ये सारी बातों में तो हम भूल ही गए कि हमारे पास एक लेंस मेकर फॉर्मूला भी था। इन सब बातों में लेंस में इतना खो गए कि हम तो भूल ही गए कि हमारे पास एक लेंस मेकर फॉर्मूला भी था। तो याद है तुम्हें मिरर फॉर्मूला? हाँ सर, हमें याद है मिरर फॉर्मूला। तो जब तुम मिरर फॉर्मूले में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u करते थे, तो यहां पे भी कुछ ऐसी बातें होने वाली है, यहां पे भी ऐसी बातें होंगी, पर यहां पे दो अलग अलग फॉर्मुलेज मिलते हैं तुम लोगों को। एक तो स्टार्टिंग में जो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया था वो वाला, और एक इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे तो आप ऐसी इक्वेशन बना पाओगे। इसको लेंस फॉर्मूला कहते हैं। अनलाइक द मिरर फॉर्मूला, यहां पे एक छोटा सा वेरिएशन होता है, वो है कि यहां पे माइनस आ जाता है। मिरर फॉर्मूले में ये प्लस होता है, लेंस फॉर्मूले में माइनस हो जाता है। तो एक है लेंस फॉर्मूला और एक है लेंस मेकर फॉर्मूला, दोनों अलग अलग है। तो अगर वो बोलता है लेंस फॉर्मूला तो सिर्फ इसको लिखोगे, अगर वो बोलता है लेंस मेकर फॉर्मूला तो इसको लिखोगे। अब लेंस मेकर फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं तो मैं बता देता हूं। जहां से यहां पे N1 जो है वो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। N1 जो है वो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो सराउंडिंग मीडियम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये वाला क्या है? ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये क्या है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये चीज नोट कर लो जल्दी से। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/f इज इक्वल्स टू N21। N21 लिखना मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, ये होता है N2/N1, है ना। तो जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो बोलते हैं 1/f इक्वल्स टू N21 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। तुम्हें तो पता ही है, ये पहला सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ये दूसरा सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा। तो क्योंकि लेंस में दो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, इसलिए 1/R1 माइनस 1/R2। इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/f इज इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस का 1/R2 माइनस 1/R1। जो भी बड़ा होगा उसके हिसाब से आप इसको मेंशन कर देना, ठीक है। μ2 जो है वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ1 जो है वो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। μ2 जो है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ1 जो है सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला बनता है, इसको नोट कर लेना। यहां से पता चल रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव जो फोकल लेंथ है ना लेंस का, वो सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। तो यहां से क्या पता चला आपको कि जो फोकल लेंथ होता है लेंस का, वो सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। देख रहे हो यहां पे, अगर μ1 की वैल्यू चेंज करोगे तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बोला गया था आप लोगों से कि किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो डिपेंड करता है, लेंस का जो f फोकल लेंथ है डिपेंड करता है सराउंडिंग मीडियम्स पे, ऑन सराउंडिंग मीडियम। तो वो बात यहां से आई थी बेसिकली। तो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास है, पहला है लेंस फॉर्मुला, दूसरा है लेंस मेकर फॉर्मुला। यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे यहां से आपके पास, ठीक है। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई, इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ भाई, कर लिया नोट? चलो, तो भाई कुछ ज्ञानवर्धक बातें तुम्हारे लिए, तो यहां पे भी मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो एक सर का ज्ञान है तुम्हारे पास, ठीक है। सो भाई ज्ञान की बातें, नंबर 1 क्या बोलते हैं? रे शुड बी पैरेक्सियल। हाँ सर, हमें भी पता है ये बात। तो VU_R1_R2 शुड बी पुट विद द साइन, साइन कन्वेंशन की बातें याद है ना, वही साइन कन्वेंशन यहां पे भी लगेगा। R1 is the radius of curvature of that surface on which the ray strike first। पहली रे जहां पे गड़ती है वो आपका पहला सरफेस कहलाता है। रे पहला सरफेस इधर है सर, ये आपका पहला सरफेस हो गया, ठीक है। तो क्या बोला गया? पहला सरफेस उसी को कंसीडर करना जहां पे रे पहली बार टकराती है, जहां पे रे पहली बार टकराती है वो पहला सरफेस हो जाएगा आपका, ठीक है सर। हो गया ये वाली बात भी। लेंस शुड बी थिन, ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूं। पतला लेंस लेना है हम लोगों को, मोटा लेंस मत ले लेना, ठीक है।
तो लेंस शुड बी थिन, मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस शुड बी सेम, तो ही आप अपने लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करोगे, अदरवाइज आप उसको नहीं यूज कर सकते फिर, ठीक है। तो दोनों साइड जो मीडियम होगा वो सेम होना चाहिए, यानी कि जैसा आप देख सकते हो यहां पे भी, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है तो यहां पे भी n1 ही है ना। चेंज हो जाती है वो अलग केसेस आते हैं, उनके लिए अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पार्ट में है नहीं वो, है ना। तो अभी बस ये कंसीडर करो कि एक साइड और दूसरी साइड जो मीडियम है वो दोनों सेम रहेंगे। तो ये है कुछ ज्ञान की बातें, ये सारे ज्ञान की बातें नोट कर लेना, ठीक है। ये सारी बातें तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें नोट कर ली है तो हम आगे बढ़ सकते हैं और कॉनकेव लेंस के बारे में चर्चा कर सकते हैं। कर लिया नोट? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस इन शॉर्ट प्यार से बोलो तो डाइवर्जिंग लेंस। क्यों बोलता है डाइवर्जिंग लेंस? क्योंकि जब कभी भी इसके ऊपर पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाती है तो वो उनको दूर भगा देता है, डाइवर्ज कर देता है। इसीलिए कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस नाम दिया गया, ठीक है। तो इसके बारे में भी इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि भाई क्या क्या इमेज फॉर्मेशन होती है, क्या क्या इसके लिए रूल्स होते हैं। तो आओ भाई शुरू करते हैं। पहली, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो भाई रूल बड़े सिंपल है, फिर से वही सारे रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे यहां पे। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। पहला नंबर रूल क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द सेकंड फोकस। तो अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द सेकंड फोकस। अगर कोई लाइट रे फोकस से, फर्स्ट फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अगर कोई लाइट रे फर्स्ट फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दो रूल हो गए। तीसरा रूल सिंपल सा, प्यारा प्यारा सा, कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, यार ये कुछ ज्यादा टेढ़ी लाइन बन गई इसका। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है सो इट विल गो अनडेविएटेड। तो आपका रूल नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 रूल काफी है इमेज फॉर्मेशन के लिए। थोड़ा सा इसको खिसका लेना क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से मैं इसको पास करवाना है। तो पहला रूल, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सेकंड फोकस से पास हो जाएगी। अगर कोई लाइट रे फर्स्ट फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है सो इट विल गो अनडेविएटेड, कुछ नहीं होगा इसको, सीधी चली जाएगी ये। सो भाई कॉनकेव के लिए भी यही तीनों बातें वैलिड है। तो आपके जो एक कॉनकेव लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है उसके लिए भी तीनों रूल्स वैलिड हैं ये वाले। तो ये भी नोट कर लो भाई, सारी बातें इंपॉर्टेंट। मैं बोल रहा हूं ना, जो भी बात मैं यहां पे बता रहा हूं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम के लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कुछ भी चीजें नहीं छोड़ दूंगा, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। और एक बार अगर ये सारी चीजें तुमने देख ली तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। पार करा रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ, गलत मत समझना इसको। हो गया नोट, बढ़े आगे। अब आ जाओ, बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम दिस कॉनकेव लेंस। क्या है भाई इमेज फॉर्मेशन में? सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखते हो तो इमेज कहां मिलती है? अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख देते हैं तो इमेज मुझे यहां पे देखो सर, जरा F1 पे मिल रही है। कैसी इमेज मिली सर? लाइट रे इन्फिनिटी से आई, इन्फिनिटी से आई, इन्फिनिटी से आई, कॉनकेव मिरर देखा, अरे ये तो कॉनकेव मिरर है, मतलब हमें अब दूर जाना पड़ेगा। दूर गए, ये तो कभी नहीं मिलेंगे। जरा पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और देखा तो ये यहां मिल रहे हैं। हमने इनको पीछे की तरफ लेके आए, पीछे आए, पीछे आए, पीछे आए, पता चला ये मुझे यहां पे मिले तो यहां पे हमारा फोकस आ जाएगा, है ना। सो यहां पे इमेज फॉर्म्ड होगी F1 पे, वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट इमेज है और हाईली डिमिनिश्ड है, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा था। तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे रखा था, तभी पैरेलल रेज आ रही थी। पॉइंट टू बी नोटेड कि कभी अगर तुमसे बोले कि रेज पैरेलल आ रही है, कहां से आ रही है? कहीं से आ रही है। कहीं से आने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे रहेगा उस टाइम पे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे,
तो इमेज बनती है F1 पे, और F1 पे इमेज देख रहे हो, छोटी सी चुन्नी सी इमेज बनती है, दैट्स कॉल्ड द हाईली डिमिनिश्ड इमेज। सो इमेज फॉर्म्ड इज हाईली डिमिनिश्ड। इमेज आपकी जो बन रही है वो रियल बन रही है, नहीं सॉरी वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है, ठीक है, रियल इमेज नहीं बन रही यार, रेस तो दूर चलेगी। हमने सोचा कि इन रेस को पीछे लेके आए तो कुछ मिल सकता है क्या, तो हमने सोचा और सोच के ऐसा किया तो पता चला यहां पे इमेज बनती है, यानी कि आपके सोच के कारण ये इमेज बनी है, दैट्स व्हाई इट्स वर्चुअल। सही है, नोट कर लो भाई, नोट कर लो जल्दी से। अरे बहुत सिंपल टॉपिक है यार ये सारी बातें, है ना। चलो भाई बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले पार्ट पे आ जाते हैं। अगला केस हमारा क्या है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में कहीं रख देता हूं, ठीक है, कॉन्केव लेंस डाइवर्जेस ऑल रेज फॉलिंग आउट ऑन इट, देयरफॉर ऑल पोजीशंस, इमेज जो बने वाली है वो कैसी होगी, बस वो दिखाना चाहता हूं मैं। देखो क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो इसका काम हमेशा यही रहेगा कि वो रेस को दूर भेजे। क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है तो इसका काम हमेशा यही है कि वो रेस को दूर भेजे। भले तुम ऑब्जेक्ट को ए बी पे रख लो, 2f1 पे रख लो, f1 पे रख लो, इन दोनों के बीच रख लो, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रख लो, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लो, कॉन्केव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस हमेशा रेस को डाइवर्ज करेगा, दूर भेजेगा। इसीलिए बोला गया कि सारे के सारे केसेस के लिए सेम टाइप की इमेज फॉर्म होने वाली यहां पे। तो भले ऑब्जेक्ट को आप 2f1 पे रख लो, 2f1 और f1 के बीच रख लो, f1 पे रखोगे या फिर इधर f1 और o के बीच रखोगे, यहां पे जो इमेज फॉर्म होगी वो किस टाइप की होगी, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड। सही बात है, पक्का सही बात है, नोट कर लो इसको। कर लिया नोट। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे आ जाते हैं और कुछ बातें देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो बातें यहां पे लिखी गई है कि सराउंडिंग मीडियम के हिसाब से आपका लेंस अलग अलग टाइप के नेचर को शो कर देता है। जैसे कि मान लो सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ2 है, तो अगर μ1 छोटा है μ2 से, अगर μ1 सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से छोटा है, तो आपका लेंस कन्वर्जिंग बिहेव करेगा। लेकिन अगर μ1 बड़ा हो गया μ2 से, यानी कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए, तो आपका लेंस जो है वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। होता बन नहीं जाता, ऐसा नहीं कि वो बन गया, वो बिहेव करेगा वैसा, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस है मेरे पास, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिख देता हूं यहां पे μ2 है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, सराउंडिंग का μ1 है, लेंस का μ2 है। अगर μ1 छोटा है μ2 से तो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर μ1 बड़ा हो गया μ2 से, अगर μ1 बड़ा हो गया μ2 से, तो ये जो आपका डाइवर्जिंग लेंस है ना वो बिहेव करेगा एज अ कन्वर्जिंग लेंस। समझ जाना बात को। फिर ऐसे ही वाली बातें चलने वाली है। ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है ये, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। तो अगर आपके पास बोला गया कि μ1 छोटा है μ2 से, अगर बोला गया μ1 छोटा है μ2 से, तो लेंस आपका कन्वर्जिंग बिहेव करेगा। अगर बोला गया μ1 बड़ा है μ2 से, μ1 बड़ा है μ2 से, तो आपका लेंस डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। यानी कि जो आपका लेंस है, ये जो लेंस आपके पास में है, ये डिपेंड कर रहा है कि आपका सराउंडिंग मीडियम कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली अपने बिहेवियर्स को शो कर रहा है ये। अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो आपका लेंस अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। लेकिन अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया आपके इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। वो कन्वर्जिंग लेंस था, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। डाइवर्जिंग लेंस था, कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। कब करेगा, when surrounding refractive index is greater than lens।
सराउंडिंग्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यार, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है तुमसे पूछ ले, बट मुझे नहीं लगता बोर्ड में से पूछेगा, बट फिर भी हमारे पास ज्ञान भरपूर होना चाहिए, है ना। तो भाई ज्ञान जहां से मिले वहां से ले लेना चाहिए, तुम्हें भी मिल रहा है तुम भी ले लो, नोट कर लेना है सारी बातें। कर लिया, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ और चंद केसेस हैं इससे रिलेटेड। प्लेनो कॉनकेव है, प्लेनो कॉनकेव है, अगर μ1 बड़ा है μ2 से, सॉरी अगर μ1 छोटा है μ2 से तो वही बिल्कुल कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो गया तो यह लेंस अपना नेचर अपोजिट कर लेगा, यानी कि कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। इसको देखोगे तो क्या दिखता है ये तुम्हें, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, क्या दिख रहा है ये, कॉन्वेक्सो कॉनकेव दिख रहा है। कॉन्वेक्सो कॉनकेव डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड सरफेस। यहां पे ये वाला डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कि R1 R2 किस प्रकार के है। मैं तुम्हें फॉर्मूला बता चुका हूं, 1/f इज इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस का 1/R1 माइनस 1/R2 होता है। अब जो सारी बातें मैं यहां पे बोल रहा हूं उसके हिसाब से आपका फॉर्मूला लगा देना। जो भी बातें मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा दीजिए। कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो ध्यान रखना, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये वाली बातें तो पता ही है तुम लोगों को। तो बस तुम्हें एक काम करना है, बस इस फॉर्मूले में जो बातें मैं बोल रहा हूं वो बातें अप्लाई कर करके देखो। जब जब f पॉजिटिव मिलेगा बोल देना कन्वेक्स है, जब जब f नेगेटिव मिलेगा बोल देना कॉनकेव है। अगर μ2 बड़ा है μ1 से, μ2 बड़ा है μ1 से, तो μ2 बड़ा हो जाएगा μ1 से, तो ये वैल्यू आपको एज इट इज मिल जाएगी जो होती थी, तो अपने ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे। लेकिन अगर μ1 बड़ा हो गया μ2 से तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, μ1 बड़ा हो गया μ2 से तो वैल्यू छोटी हो गई, तो ये आपका कॉनकेव लेंस जो है वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पार्ट आपका माइनस में था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करता है, इसलिए आपको देखो कन्वर्जिंग शो कर रहा है ये। ठीक है, तो सारी की सारी बातें ये लेंस मेकर फॉर्मूले से डिसाइड हो रही है। अगर μ1 छोटा है μ2 से तो आपका एक्चुअल वाला जो कहानी चल रही थी वही चलेगी, लेकिन अगर μ1 बड़ा हो गया μ2 से तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा फिर। तो ये वाली बात है सिर्फ, बाकी जब क्वेश्चंस आते हैं तो पता चलती है सारी बातें। तो ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा परेशान मत हो, बस नोट कर लो इसको। हो गए भी नोट, बढ़े आगे। इसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है पावर ऑफ अ लेंस। किसी भी लेंस का पावर, अब तुमने सुना ही होगा अक्सर पावर की बातें बोलते हैं, जैसे कि कोई चश्मा लगा, हम जैसे लोगों से भी पूछ लिया जाता है कई बार, कितने पावर का चश्मा है आपका, कितने पावर, क्या है पावर। सो भाई किसी भी लेंस के पावर को जब आप डिफाइन करते हो तो बोलते हो कि किसी भी लेंस का जो पावर होगा 1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के बराबर होगा। किसी भी लेंस का जो पावर होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी कि पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। ठीक है, यहां पे P जो है पावर है, यहां पे जो D होता है इसकी यूनिट लिखी जाती है D बोले तो डायोप्टर होता है वो, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ दिस पावर ऑफ अ लेंस। डायोप्टर जो होता है वो यूनिट होता है पावर ऑफ अ लेंस का। अब क्योंकि कॉनकेव लेंस की बात करूं तो यहां पे फोकल लेंथ नेगेटिव है, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव हो जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो उसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी लेंस का पावर डिफाइन करना है तो बोलना पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। बस फोकल लेंथ को तुम देख लेना अपने हिसाब से, सेंटीमीटर्स में जनरली यूज करते हैं हम लोग, उसके हिसाब से इसकी यूनिट आपको मिल जाएगी डायोप्टर। समझ लो आप लोग, पक्का, बहुत बढ़िया। तो भाई ये है पावर ऑफ लेंस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की। कभी कभार ऐसे बोल देता है कि यार अगर दो लेंस को कंबाइन कर दिया तो उनका कंबाइन पावर कितना हो जाएगा। तो अगर आपके पास दो लेंसेज हैं सच दैट उनका पावर P1 है P2 है, उनका फोकल लेंथ F1 है F2 है, और जब दोनों लेंसेज को आप कंबाइन कर दोगे तो कंबाइन करने से एक बड़ा वाला लेंस हमें मिल जाता है, एक बड़ा वाला लेंस हमें
मिल जाता है। एंड इस बड़े वाले लेंस का जो कंबाइन पावर है हमें वो बताना होगा। इस बड़े वाले लेंस का जो कंबाइन पावर है मुझे वो बताना है। तो देखा, दोनों को मिला के एक बड़ा वाला लेंस बन गया, और इस बड़े वाले लेंस का जो कंबाइन पावर होता है वो होता है इन दोनों का पावर का समीशन, P1 प्लस P2। तो इन दोनों का जो कंबाइन फोकल लेंथ होगा, जिसको कि मैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लिख देता हूं, ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, क्योंकि तो तुम तो जानते ही हो कि पावर जो होता है वो 1/f के बराबर होता है। पावर जो होता है वो 1/f के बराबर होता है। तो जब आप दोनों को कंबाइन करोगे तो एक बड़ा लेंस मिलेगा जिसका कंबाइन पावर, या फिर मैं बोलूं इक्विवेलेंट पावर जो होगा, जिसका इक्विवेलेंट पावर जो होगा दोनों के पावर का एड ऑन हो जाएगा। तो अगर आपको इक्विवेलेंट पावर पता चला है तो क्या आप मुझे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। पावर होता है 1 फोकल लेंथ, तो P इक्विवेलेंट की जगह 1/f इक्विवेलेंट, P1 की जगह 1/f1, P2 की जगह 1/f2। 3 लेंस होंगे तो एक और ऐड कर देना, 4 लेंस हो जाएंगे तो चारों को ऐड कर देना। बस सिंपल सी कहानी थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फटाफट से नोट कर लो भाई। ये है केस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, जहां पे एक से ज्यादा लेंस अगर कंबाइन हो जाए तो आपको क्या करना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट बनाना है। इक्विवेलेंट की पावर मिलेगी दोनों को ऐड करके, इक्विवेलेंट का जो फोकल लेंथ मिलेगा वो दोनों का इक्विवेलेंट कर लेना, 1/f1 प्लस 1/f2, पावर के बेसिस पे कर लेना इस काम को। बहुत ज्यादा टफ हो गया क्या? नहीं होना, सिंपल सिंपल सी बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की कुछ चंद बातें याद कर लेना। रेज शुड बी पैराक्सियल, लेंसेज शुड बी थिन, लेंसेज शुड बी केप्ट इन कॉन्टैक्ट। हाँ, इंपॉर्टेंट। देखो भाई, और केसेस भी आते हैं जिसमें दो लेंसेज को कुछ गैप पे रखा होता है। कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिनमें दो लेंसेज होते हैं जिनको गैप पे रखा होता है। यहां पे इनका कॉम्बिनेशन बताना होता था मुझे। तो यार ये वाला पार्ट हम डील नहीं करते, क्योंकि हमारे पार्ट ये नहीं आएगा। जब थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल पे चल जाते हो, थोड़ा एडवांस लेवल पे जाओगे, वहां पे ऐसी बातें पूछी जाती है। तो हमें तो वहां तक जाना ही नहीं है अभी, है ना। हमारा काम सिर्फ यहां तक सीमित रहेगा जिसमें लेंसेज जो है वो कांटेक्ट में रहे, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो लेंसेज हम यूज कर रहे हैं वो कांटेक्ट में रहने चाहिए, उनका कोई गैप ग्रुप नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। F1, F2, F3 शुड बी पुट विद द साइन। जो भी फोकल लेंथ आप पुट करोगे साइन के साथ पुट करोगे। लेंसेज के फोकल लेंथ है, ठीक है। यहां पे सारे क्या है, लेंसेज के फोकल लेंथ है। अगर F इक्विवेलेंट आपका पॉजिटिव आता है, कैलकुलेशन करने के बाद अगर F इक्विवेलेंट आपका पॉजिटिव आ गया तो आपका जो पूरा सिस्टम है वो कन्वर्जिंग सिस्टम हो जाएगा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। वो कैसा बिहेव करेगा? वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह। तो अगर पूरा इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी आपको पॉजिटिव मिलती है तो पूरा सिस्टम आपका कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी नेगेटिव मिलती है तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। ये बातें ध्यान रखना। फिर से वही सारी ज्ञान की बातें हैं, तो ज्ञान की बात तो इंपॉर्टेंट है, तो लिख लेना ऊपर एक सर का ज्ञान, नोट कर लो जल्दी से, ठीक है भाई, याद रहेगी। लेंसेज को अगर कांटेक्ट में रखोगे तो क्या होगा, पता चल गया ना, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। चलो भाई, बहुत ही शानदार। इसके अलावा कटिंग ऑफ लेंस का भी केस आता है, बट हम उसको भी डील नहीं करें क्योंकि हमारे बोर्ड के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कटिंग ऑफ लेंस का केस भी आता है, बट हम उस पर नहीं जाएंगे। उसमें क्या होता है कि कट करोगे या ऐसे करोगे या फिर ऐसे करोगे, फालतू की बातें बता दूंगा फिर भी तुम लोगों को। अच्छा हाँ, नेट मैग्निफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर ऐसे तीन लेंस जो है, अगर 3 लेंस ऐसे कंबाइन करके लगा रखे हैं आप लोगों ने, तो इनका इक्विवेलेंट जो होगा वो भी एक सेल बनेगा। सॉरी यार, मैं सेल क्यों बोल रहा हूं, लेंस बनेगा ना। तो अगर 3 लेंसेज ऐसे कंबाइन करके रखे हैं तो इनका कॉम्बिनेशन जो है वो भी एक लेंस बनेगा। तो इसका कॉम्बिनेशन का जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैसे होगा, पहले का मैग्निफिकेशन M1, दूसरे का मैग्निफिकेशन M2, तीसरे का मैग्निफिकेशन M3। तो तीनों के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देना। तो ऐसा करने से आपको इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन यानी कि नेट मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। ये क्या हो गया आपके पास में, नेट मैग्निफिकेशन, नेट मैग्निफिकेशन। ध्यान रहेगी सारी बातें, पक्का ना, ये भी नोट कर लो। सो 3 लेंस थे, कंबाइन करके रखे हुए थे, तो इनका इक्विवेलेंट एक बड़ा लेंस मिल गया जिसका जो नेट मैग्निफिकेशन होगा वो तीनों के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट करने से मिल जाता है।
ठीक है, कर लिया नोट, बहुत ही बेहतरीन। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मैं तुमसे बोल रहा था कटिंग ऑफ लेंस के बारे में, तो थोड़ा बस मेरे अंदर का वो जो चीज होती है ना जाग जाती है। वो कुछ नहीं है कि एक लेंस है, अगर आपने इसको परपेंडिकुलरली कट किया तो ये ऐसे हो जाएगा। तो वो पूछता है कि फोकल लेंथ पे कोई चेंज होगा कि नहीं होगा, है ना। तो डेफिनेटली यहां पे तुमने रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, तो यहां पे फोकल लेंथ आपका सेम रहेगा। लेकिन अगर एक लेंस को आपने ऐसे काट दिया, तो एक लेंस आपको ऐसा मिलेगा, एक लेंस आपको ऐसा मिलेगा, तो आपके फोकल लेंथ में चेंज हो जाएगा। जो फोकल लेंथ होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखो भाई, अगर आप लेंस को परपेंडिकुलरली कट करते हो, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलरली अगर आप कट करते हो, तो आपको फोकल लेंथ पे कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं होता। देखो यहां का जो फोकल लेंथ है ना, वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो यहां पे जो फोकल लेंथ में वेरिएशन आएगा ना, वो डिपेंड करता है कि आप कटिंग कैसे कर रहे हो। तो ये कटिंग ऑफ लेंस का केस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है फोकल लेंथ। तो अगर आपके यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर में अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ, ये R1 था, ये R2 था, तो अभी भी ये R1 है, ये अभी भी R2 है, तो जब कोई वेरिएशन ही नहीं आया रेडियस ऑफ कर्वेचर में, तो फोकल लेंथ कैसे चेंज होगा। लेकिन यहां पे देखो, तो यहां पे ये R1 था, ये R2 था, जैसे आपने इसको इसके एक्सिस के अलोंग कट कर दिया, तो आपको पता चला कि यार ये R1 तो ठीक है, लेकिन ये बीच में एक नया फोकल लेंथ सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐड हो गया, जो कि इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहां पे भी देखो, तो यहां पे भी एक नया रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, जो कि इनफाइनाइट है, और ये R1 था, ये R2 था। अब जब से कि यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर में चेंज हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर में जैसे चेंज हुआ है, तो यहां पे फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो गया। एक साइड का R1 है, दूसरे साइड का इनफाइनाइट है, एक साइड का इनफाइनाइट है, दूसरे साइड का R2 है, तो फोकल लेंथ में चेंज हो जाएगा। यहां पहले भी R1 R2 था, आज भी R1 R2 है, तो पहले अगर फोकल लेंथ F था, तो आज भी फोकल लेंथ F है। यहां पहले अगर फोकल लेंथ F था, तो बाद में फोकल लेंथ जो होता है वो चेंज हो जाता है, आधा हो जाता है यहां पे। जस्ट एक फालतू की बातें, जनरल बातें जो होती है, ठीक है। सो ये कटिंग ऑफ लेंस की कहानी है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है जी, चलो तो ये थी कुछ चंद बातें। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग फटाफट से डिस्प्लेसमेंट मेथड पे आ जाते हैं। बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट होता था, अगर तुमने किया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो घबराने वाली बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम बेसिकली किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये जो भी सारी चीजें अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, ये सब कुछ कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिफाइन करते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है, एक मेथड है जिससे कि किसी भी कन्वर्जिंग लेंस या फिर किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ फाइंड आउट किया जाता है। होता क्या है, ऐसा कुछ अपैरेटस होगा, मैं तुम्हें बता देता हूं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। यहां पे बीच में कॉन्वेक्स लेंस लगाया होता है, यहां पे स्क्रीन रखी हुई होती है, और यहां पे ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो इस ऑब्जेक्ट का डेफिनेटली सी बात है, यहां पे क्या होगी, एक इमेज फॉर्म होगी। इस ऑब्जेक्ट की डेफिनेटली सी बात है, एक इमेज फॉर्म होने वाली यहां पे। तो इसकी एक इमेज यहां पे बन जाती है। ठीक है, तो ये होता है U, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस, और ये हो जाता है V। ठीक है, बाकी इसके फोकल लेंथ वगैरह सब होते हैं, वो सब अलग बात है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि यहां पे U का वैल्यू सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। जब हम U का वैल्यू सॉल्व करते हैं तो पता चलता है ऐसे हमें दो पोजीशंस मिलती है। मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि लेंस को आपने यहां रखा तो आपको सेम जगह पे इमेज मिली है। इमेज कैसी मिली, रियल और इन्वर्टेड। इमेज कैसी मिली, रियल और इन्वर्टेड। अब बात यह है कि भाई साहब, लेंस की ऐसी दो पोजीशन है जहां पे सेम जगह पे इमेज मिल सकती है। लेंस की ऐसी दो पोजीशंस मिलती है जहां पे सेम जगह पे इमेज मिल जाती है। जो पहली पोजीशन ही होगी, अब जब आप लेंस को थोड़ा सा आगे खिसकाओगे, यानी कि लेंस को अगर आप यहां कहीं लेके आते हो, तो भी आपको सेम जगह पे इमेज मिलेगी। हो सकता है थोड़ा छोटी इमेज मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इमेज का जो पोजीशन होगा वो सेम होगा, सेम इमेज आपको मिलने वाली है यहां पे बेसिकली। तो यहां पे एक रिलेशन है बेसिकली, तो उस रिलेशन के बेसिस पे हम इस लेंस का फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं। मैं तुम्हें रिलेशन पे लेके जाऊंगा डायरेक्टली, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। ठीक है, तो यहां पे क्या है डिस्प्लेसमेंट मेथड, इट इज अ मेथड इन विच द फोकल लेंथ ऑफ अ अननोन कन्वर्जिंग लेंस कैन बी आइडेंटिफाइड। ये अननोन है, ठीक है, अनजान कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस का जो आप फोकल लेंथ है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक कंसीडर करना एक ऑब्जेक्ट को, एक स्क्रीन को, जो कि एट अ डिस्टेंस d पे रखे हुए हैं,
लेट अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ f बी प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। सो यहां पे हुआ क्या, ऐसा कुछ apparatus बनता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये लेंस होता है, और ये तुम्हारे पास स्क्रीन होती है। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट को मैंने स्क्रीन से d डिस्टेंस पे रखा है सच दैट d इज ग्रेटर देन 4f। f यहां पे फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखा स्क्रीन से d डिस्टेंस पे, d इज ग्रेटर देन 4f। तो सबसे पहला पोजीशन जो लेंस का था वो यह था, फर्स्ट पोजीशन। इस फर्स्ट पोजीशन की वजह से मुझे I1 इमेज मिलती है, इस फर्स्ट पोजीशन की वजह से मुझे I1 इमेज मिलती है। फिर हम लेंस को थोड़ा आगे खिसकाने की कोशिश करते हैं, जैसे हम लेंस को आगे शिफ्ट करेंगे तो मुझे एक और पोजीशन मिलती है यहां पे, सेकंड पोजीशन, जहां पे सेम जगह पे इमेज मिली मुझे। क्या हुआ यहां पे, सेम जगह पे I2 इमेज मिल गई मुझे। कोई बात नहीं, I2 थोड़ा छोटी है, क्या फर्क पड़ता है उससे, लेकिन पोजीशन तो सेम है ना इमेज की। पहले आपको I1 इमेज मिली, फिर आपको I2 मिली, सेम पोजीशन पे इमेज मिलती है। तो कहा जाता है कि फॉर टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ लेंस, टू इमेजेस I1 एंड I2 ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर फॉर्म्ड एट द स्क्रीन। तो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसके लिए कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मैं उसको स्किप कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूले पे आ रहा हूं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस। तो यहां से कैलकुलेशन करने के बाद जो फोकल लेंथ हमें मिलता है वो मिलता है d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d, या फिर x अपॉन m1 माइनस m2। m1 जो है पहली इमेज का मैग्निफिकेशन है, m2 जो है वो दूसरी इमेज का मैग्निफिकेशन है। नोट कर लो, m1 इज द मैग्निफिकेशन फॉर द फर्स्ट इमेज, m2 मैग्निफिकेशन ऑफ द सेकंड इमेज। तो यहां से x अपॉन m1 माइनस m2 लिखा जाएगा। x क्या है सर, यहां पे x ये है, आपने लेंस को जब शिफ्ट किया ना तो कितना डिस्टेंस शिफ्ट किया, x डिस्टेंस, तो ये x यहां पे आएगा। d क्या है, कैपिटल D, कैपिटल D ऑब्जेक्ट का पोजीशन है फ्रॉम द स्क्रीन, स्क्रीन से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस जो है वो कैपिटल D है। तो यहां पे कैपिटल D का स्क्वायर माइनस का x, x यानी शिफ्ट कितना किया आपने इसको, अपॉन 40, ठीक है। फिर यहां पे अगर और कैलकुलेशन करोगे तो पता चलेगा m1 m2 जो है वो 1 होते हैं। ये सारा पार्ट कैलकुलेशन से पता चलता है, मैं उस पार्ट को भी नहीं कंसीडर कर रहा हूं यार, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। क्विक रिवीजन में हम डेरिवेशंस पे फोकस नहीं कर सकते ज्यादा, ओके। तो ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, किसी भी अनजान लेंस का फोकल लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो इससे। और m1 m2 जो होते हैं वो दो इमेजेस बनती है, क्योंकि लेंस के दो पोजीशन पे, लेंस के दो पोजीशन पे हमें इमेज मिलती है स्क्रीन पे, लेंस के दो पोजीशंस पे हमें इमेज स्क्रीन पे मिलती है। तो यहां पे जो पहली इमेज मिली है उसका मैग्निफिकेशन ये हो गया, दूसरी इमेज का मैग्निफिकेशन ये हो गया, और दोनों इमेजेस के मैग्निफिकेशन का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा, ठीक है। तो भाई साहब बात ये आ गई कि इससे मैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकाल सकता हूं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो यार तुम लोग, अरे तीनों से ये कर सकते हो ना यार। ये भी बताऊंगा क्या, I1 अपॉन O इंटू I2 अपॉन O, ये किसके बराबर है, M1 इंटू M2, और ये 1 के बराबर है। M1 इंटू M2 1 के बराबर है, तो M1 की जगह I1 अपॉन O, M2 की जगह I2 अपॉन O, तो ये हो जाएगा I1 I2 डिवाइडेड बाय O स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से O स्क्वायर इज इक्वल्स टू I1 I2, तो यहां से O का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ I1 I2। तो बेसिकली जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपको बोलना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो अंडर रूट टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ फर्स्ट इमेज इंटू हाइट ऑफ सेकंड इमेज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं जो जो चीजें मैंने डब्बे के अंदर बंद की है वो इंपॉर्टेंट है, उनको लिखते जाओ। हेडिंग डालोगे डिस्प्लेसमेंट मेथड, किस काम आता है, किसी भी लेंस का फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज कर सकते हैं। और इस मेथड में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये वाला है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, इनको भी साथ में नोट कर लीजिए। डेरिवेशन वाला पार्ट मैं बोल रहा हूं, इसको हम स्किप कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज, हमारे लिए फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड समझ आता है तुम लोगों को। लेंस को यहां रखा, फर्स्ट पोजीशन पे रखा, तो इमेज I1 मिली, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तो पता चलेगा U की दो पोजीशंस आती है, मतलब कि लेंस की ऐसी दो पोजीशंस थी जहां पे हमें सेम जगह इमेज मिल रही थी। सेम जगह बोल रहा हूं मैं बार बार, है ना।
तो लेंस की ऐसी दो पोजीशन है जहां पे मुझे सेम जगह पे इमेज मिलती है। ये मत बोलना सर पहली इमेज बड़ी थी दूसरी छोटी थी, मैं एग्री करता हूं इस बात पे, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं सिर्फ। तो सेम पोजीशन पे इमेज मिली लेंस की दो पोजीशंस के लिए, तो ये वाली बात थी। एक्सपेरिमेंट है इसका वैसे तो, जब मैं छोटा था तब मुझसे कराया गया था, तुम्हें पता नहीं कराया गया कि नहीं कराया गया, पर हाँ ठीक है। ऐसे एक अपैरेटस होता है, टेबल पे लंबा से एक अपैरेटस रखा होता है और एक साइड एक ऐसा पेन सा लगा दिया होता है, बीच में लेंस होता है, वो लेंस को आप स्लाइड करा सकते हो ऐसे, ठीक है। तो लेंस को आप ऐसे स्लाइड करा सकते हो, एक साइड ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है और एक साइड ऐसे स्क्रीन सी रखी हुई होती है, तो आपकी उसकी ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन मैच करनी होती है बेसिकली, ठीक है। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट है, देख लेना, इसका भी कुछ मिल जाएगा तुम लोगों को। नोट कर लो भाई जल्दी से, डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर्मूला याद रखना, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, डी क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन फ्रॉम द स्क्रीन, कैपिटल डी ऑब्जेक्ट का पोजीशन फ्रॉम द स्क्रीन, एक्स क्या है, लेंस को कितना शिफ्ट किया है, ठीक है, एक्स क्या है, लेंस को कितना शिफ्ट किया है, m1 क्या है, पहली इमेज का मैग्निफिकेशन, m2 क्या है, दूसरी वाली इमेज का मैग्निफिकेशन, o क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, o क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, i1 क्या है, हाइट ऑफ द फर्स्ट इमेज, i2 क्या है, हाइट ऑफ द सेकंड इमेज, बस हो गया। चलो भाई बहुत ही शानदार, ये सारी बातें तो तुमने नोट कर ही ली होगी। इसके बाद न्यूटन्स फॉर्मूला भी हमारे पास आता है, देखा न्यूटन का यहां पे भी आ गया। न्यूटन फॉर्मूला भी हमें हेल्पफुल है टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने रखा हुआ है x1 डिस्टेंस पे, तो उसकी इमेज एक x2 डिस्टेंस पे बन रही है। अब पॉइंट टू बी नोटेड इज ये x1 x2 कहां से मेजर कर रहे हो। एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे रखा विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x1 फ्रॉम द फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस से x1 डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो जब इसकी इमेज बनी तो मैंने देखा कि वो इमेज सेकंड फोकस से x2 डिस्टेंस पे बनती है। फर्स्ट फोकस से x1 डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा, तो इसकी जो इमेज बनी वो सेकंड फोकस से x2 डिस्टेंस पे बनी। तो न्यूटन सर ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया, बोला कि भाई अगर तुम्हें लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करना है सो अंडर रूट ऑफ x1 इंटू x2 कर देना, तो आपको इस लेंस का, कौन सा लेंस है ये, कन्वर्जिंग लेंस है भाई। तो ये जो बातें चल रही है कन्वर्जिंग लेंस के लिए चल रही थी, ठीक है। ये जो कन्वर्जिंग लेंस है इसका फोकल लेंथ तुम्हें मिल सकता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये जो कन्वर्जिंग लेंस है इसका फोकल लेंथ आपको मिल सकता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये आपका न्यूटन्स फॉर्मूला होता है, तो यहां से भी आप फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का। डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी वही काम है, न्यूटन्स फॉर्मूले से भी वही काम है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला भी याद हो गया ना, डी स्क्वायर माइनस का 4x अपॉन क्या था, डी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4dx। अच्छा 4dx है ना, मैं भी भूल जाता हूँ खैर। एनीवेज तो ये वाली बातें और न्यूटन फॉर्मूला वाली बातें, ये दो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बस इतनी सी बातें हमारे पास। तो यार यही है कुछ चंद बातें फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस या फिर रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस की अगर बात करूं तो ये सब कुछ कवर हो जाता है उसमें। सो भाई क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने आज के सेशन में। आज के सेशन में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा थ्रू कर्व्ड सरफेस, फिर हमने बात करी लेंस की, ठीक है। और लेंस में सब कुछ कवर किया, टाइप्स ऑफ लेंस, फिर टाइप के भी टाइप पढ़ लिए, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, सब कुछ कवर किया इसमें हमने, ठीक है। तो यहां पे ये दो टॉपिक हमने देखे, ऑल्दो दिखने में बहुत छोटे लग रहे हैं लेकिन है बहुत काम के, और ये मेन पार्ट आप कंसिडर कर सकते हो लेंस को, क्योंकि लेंस उसका फेवरेट टॉपिक रहता है एग्जामिनर का, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है हमारे पास, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले लेक्चर से हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ऑलमोस्ट एंडिंग पे चल रहे हैं अभी हम लोग, है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो भाई ये अगला लेक्चर होने वाला है, तो इसको तो मिस मत करना, इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि तो ऐसा नहीं कि तुम आज के लेक्चर में आए तो अगले लेक्चर में नहीं आओगे फिर, है ना। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है। तो अगले लेक्चर में होगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसके बाद फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे आ जाएंगे और फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं एक साथ पढ़ाने जाता तो तुम खुद सोच लो, परेशान हो जाते अभी तक तो, पर क्योंकि एक एक दिन से हम इसको कर रहे हैं और मैं ये चाहता हूं कि जो टॉपिक्स जिस दिन कवर होते हैं उस दिन तुम उनके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लिया करो।
जैसे आज तुम्हारा रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस और लेंस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, तो आज जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं लेंस से रिलेटेड वो आप सब कर लो। उससे क्या होगा, आज में आपका पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस भी हो जाएगा, कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। फिर अगले दिन प्रिज्म पे आएंगे, प्रिज्म के भी क्वेश्चन करोगे, तो इससे क्या हो, तुम्हें भी दिक्कत नहीं आएगी। यूजुअली होता क्या है कि लोग साथ में पढ़ा देते सब कुछ, जब लोग एक साथ पढ़ा देते तो उनका काम खत्म हो जाता है, लेकिन तुम्हारा काम शुरू हो जाता है फिर वहां पे। अब इतने सारे क्वेश्चन तुम्हें करने होते हैं, इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया है पार्ट्स में, सो दैट आप हर पार्ट के साथ उसके क्वेश्चन साथ साथ करते जाएं, सो दैट आपकी भी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए इसमें फिर। ओके, चलिए भाई, तो ये थी कहानी आज की इस अमेजिंग सेशन की। अमेजिंग था ना, नहीं था क्या? अरे गुस्सा वगैरह तो नहीं हो ना मुझसे कि इतना ज्यादा परेशान कर देता हूं मैं? नहीं हो ना गुस्सा? ठीक हो ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई ये थी कुछ कहानी आज की इस अमेजिंग सेशन की। बाकी वीडियो को अगर दोबारा देखना है, किसी टॉपिक में कोई डाउट रह गया है, तो वीडियो दोबारा कोई जरूर देखो, पर उसके लिए आप हमें वेबसाइट पे जरूर ज्वाइन करो, बिकॉज वेबसाइट पे अगर आप आओगे तो आपको ये सारी की सारी वीडियोस मिल जाएगी इजीली, क्योंकि यहां पे हमने हर एक पार्ट के लिए एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, एंड उस प्लेलिस्ट में वो सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल है जिनसे आपको काम पड़ने वाला है। सो डेफिनेटली वेबसाइट इज समथिंग लाइक जादू का पिटारा, जिसमें सब कुछ मिलने वाला है आप लोगों को फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो इसको मिस मत करना, ठीक है। तो वीडियोस को इधर उधर ढूंढोगे, उससे बढ़िया वेबसाइट पे आ जाओ, सारी की सारी वीडियोस यहीं मिल जाएगी तुम लोगों को, और बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों को बचेगा। उस टाइम का यूटिलाइज आप कर सकते हो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने में, ठीक है। तो इसको मिस ना करें बिल्कुल भी। और एक और इंपॉर्टेंट काम वो ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वो लाल बटन दिख रहा है वहां पे नीचे की तरफ, हाँ बस उसको दबा दो, और उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा दो, सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। ओके, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं हम जो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो सारे अपडेट्स पाने के लिए आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इस सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों को, भाई बंधु को, सखा सहेलियों को, सबको बता दो कि यार यहाँ पे ऐसे क्विक रिवीजन वाला पार्ट चल रहा है, और ये क्विक रिवीजन डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन सबको भी बताओ कि मैग्नेट ब्रेन पे एक ऐसी चीजें चल रही है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है ना। तो ये काम तो करना ही है। और अगर सेशन पसंद आया, मजा आ रहा है पढ़ने में मेरे साथ, तो सेशन को लाइक कर देना। ये काम तो कर सकते हो ना, फटाफट से ये तीनों काम कर दो, फिर हम सेशन को एंड करते हैं और अगले पार्ट से रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म को शुरू करते हैं। कर दिया? पक्का? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।